Hi everyone. गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। क्या हालचाल, कैसे हैं जनाब? क्या सभी लोग एकदम शानदार हैं? Am I live? Am I audible? Screen is visible? क्या मेरी बुलंद आवाज आप सभी लोगों तक पहुंच पा रही है? ओके, नाइस नाइस नाइस। तो आप सभी का जोरदार स्वागत है इस निम्बस बैच में। और आज आपकी पहली क्लास है। दिस इज द मेनली ओरिएंटेशन सेशन। और आज की ये क्लास हर एक स्टूडेंट के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि आज मैं जिन पॉइंट्स को आपके साथ अभी डिस्कस करने जा रहा हूं वो पॉइंट्स हैं जो थ्रू आउट द जर्नी हमें फॉलो करने होंगे। आज की इस क्लास में, इस ओरिएंटेशन में, मैं आपके साथ क्या बातचीत करूंगा वो भी मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों। बातचीत ये होगी कि व्हाट इज अ मैथोडोलॉजी। एक मैथोडोलॉजी क्या है, जिस मैथोडोलॉजी को फॉलो करके हम फिजिक्स में जेई जैसे एग्जाम्स में, चाहे वो मेंस का एग्जाम हो या फिर एडवांस का एग्जाम हो, उसमें बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। टाइम को किस तरीके से हमें मैनेज करना है सो दैट वी गेट द मैक्सिमम एफिशिएंसी, ठीक है, सो दैट हम लोग सभी सब्जेक्ट का होमवर्क टाइमली कंप्लीट कर पाए। इसके बाद आगे और भी डिस्कशंस करेंगे कि कौन कौन सा मटेरियल आपको फिजिक्स में प्रोवाइड किया जाएगा, डिस्कशंस किस तरीके से होंगी, क्या कोर्स का फ्लो रहेगा, ये कोर्स लगभग कब तक कंप्लीट होगा, वीक में कितनी क्लासेस होंगी, क्लासेस का ड्यूरेशन क्या रहेगा, और भी आपके जहन में हो सकता है बहुत तरह के डाउट्स हों। सो टुडेज सेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइज। और आज आपका भाई आरवाई लाइव फ्रॉम द कोटा अन अकेडमी सेंटर। क्या सभी लोग मेरी आवाज को बेहतर तरीके से सुन पा रहे हैं? बहुत ज्यादा मैं अपने आप बारे में आपको इंट्रोड्यूस तो नहीं करूंगा, लेकिन बस इतना ही कहूंगा, आई एम ग्रेजुएटेड फ्रॉम आईआईटी रुड़की इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ठीक है, एंड आई एम द हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ द फिजिक्स एट कोटा ऑफलाइन सेंटर, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट टाइम जब मैं यहाँ पर आपके साथ रूबरू हो रहा हूँ ऑन द प्लस। अदरवाइज कोटा के जो एसआरजी बैचेस हैं, आई होप आप शायद जानते होंगे, स्पेशल रैंकर्स ग्रुप, जितने भी आप टॉप रैंक होल्डर्स देखते हैं, उनमें से मोस्ट ऑफ द रैंक होल्डर्स आर फ्रॉम अवर एसआरजी बैच। तो आई एम टीचिंग इन दोज बैचेस। तो गाइज, आज आप लोगों को मैं जो भी डिस्कशंस आपके साथ करने जा रहा हूं, ये सभी डिस्कशंस आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे। एक बार फटाफट से जस्ट शो योर प्रेजेंस इन द कमेंट सेक्शन that all of you are present. Just type 1. This is just like your attendance. नाइस, बहुत ही बढ़िया। चलिए, तो दोस्तों ध्यान से मेरी बातों को बहुत गहराई से सुनिएगा, ठीक है। आज इस समय अभी आपको चैट में कुछ भी टाइप नहीं करना है। अगर आप जेई के सच्चे एस्पिरेंट हैं और आप सच में फिजिक्स में धुरंधर बनना चाहते हैं, फिजिक्स में आप बहुत अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, तो आज की ये क्लास आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि आज मैं काफी सारी चीजों के बारे में डिटेल में डिस्कशन कर रहा हूं, बिकॉज टुडे इज योर फर्स्ट क्लास ऑफ अ निम्बस बैच। एंड मैं चाहता हूं कि जो भी स्टूडेंट जेई जैसे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं,
उन सभी को सही मेथोडोलॉजी, एक वो माइंडसेट जो कि रिक्वायर्ड है टॉप रैंक तक पहुंचने के लिए, वो आप सभी को पता चले, इसीलिए मैं यहां पर हूं। ठीक है, तो सुनिएगा ध्यान से कि सर किस तरीके से पढ़ाई होगी। सबसे पहला सवाल ये उठता है, आप किस मेथोडोलॉजी को फॉलो करने वाले हैं। तो मैं आपको बता दूं कि कोटा ऑफलाइन सेंटर पर, कहां पर, कोटा ऑफलाइन सेंटर पर जो मेथोडोलॉजी फॉलो करते हैं, मैं एग्जैक्ट उसी मेथोडोलॉजी से इस निम्बस बैच में पढ़ाऊंगा आप लोगों को। समझ रहे? ठीक है। अब सर ये कोटा मेथोडोलॉजी क्या है, जरा थोड़ा सा आप इसके बारे में डीप डाइव करिए। हाँ, आपको मैं बताता हूँ। देखिए दोस्तों, जब आप जेई जैसे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो दो चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एक है आपका कंटेंट जो आपको पढ़ाया जाएगा, और दूसरा इंपॉर्टेंट है आपको वॉट एवर जो भी होमवर्क दिया गया है वो आपने किया या नहीं किया, और फिर उसके बाद उसका डिस्कशन, फिर उसके बाद उसका डीप डाइव डिस्कशंस, जिसमें हम आपके भी मेथड सुनेंगे, अपने भी मेथड्स बताएंगे। इट इज लाइक अ टू वे इंटरेक्शन। मैं जनरली देखता हूं कि लोग कंटेंट पे काफी ज्यादा फोकस करते हैं, लेकिन होमवर्क और डिस्कशन को प्रायोरिटी नहीं देते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, मैं वो स्ट्रेटेजी आपके साथ शेयर कर रहा हूं जो एक टॉप रैंक तक पहुंचने के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट में बहुत अच्छे स्कोर करना चाहते हैं तो आपको ये बात समझनी होगी कि कंटेंट से ज्यादा इंपॉर्टेंस जो है ना, वो पता है किस चीज की होती है? होमवर्क जो आपको दिया गया, और फिर उसके बाद उस होमवर्क का जब डिस्कशन होता है तो उसे आप कितना ध्यान से सुन रहे हैं। आज के समय में ऑनलाइन टीचिंग में मैं ऑब्जर्व करता हूं कि लोग कंटेंट पे बहुत ज्यादा फोकस करते हैं, बट वो होमवर्क और डिस्कशन पर फोकस नहीं करते। लेकिन मेरा मानना यह है दोस्त, आप सभी के लिए, कि अगर आप चाहते हैं कि जेई में बहुत अच्छी रैंक के साथ सेलेक्ट हों, तो याद रखिएगा आपको इसे टॉप प्रायोरिटी में रखना होगा। किस में रखना होगा? टॉप प्रायोरिटी में रखना होगा। कंटेंट अपनी जगह इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल है। मैं आपसे आज ये कमिटमेंट कर रहा हूं कि आपको टॉप नॉच कंटेंट जो जेई एडवांस की प्रिपरेशन के लिए जरूरी है, जो मैं यहाँ एसआरजी बैच में फॉलो करता हूँ, वो टॉप नॉच कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। दिस इज माय प्रॉमिस। लेकिन अब आप मुझसे ये प्रॉमिस करिए कि आपको वॉट एवर जो भी टास्क दिया जाएगा उसे आप बहुत ईमानदारी से फॉलो करेंगे। मतलब आप अपने होमवर्क को बहुत अच्छे से कंप्लीट करेंगे, ठीक है? और साथ ही साथ जब उस होमवर्क का डिस्कशन होगा तो उस डिस्कशन में भी आप उतना ही इंटरेस्ट शो करेंगे। अगर आप ये करने लगे तो आप धीरे 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 अपनी मंजिल के करीब पहुंचते चले जाएंगे। मतलब ये सारी चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। कुछ लोग मैं देखता हूं कि ऑनलाइन में सिर्फ लेक्चर्स देखते हैं, नोट्स बनाते हैं, 4-5 अलग अलग तरीके के पेन का यूज करते हैं, बहुत ही कलरफुल नोट्स बना करके तैयार करते हैं। ऐसा लगता है कि नोट्स इतने खूबसूरत हैं कि बस 3D डायग्राम उसमें से बाहर निकल रहे हैं। लेकिन वहीं पे जब बात आती है होमवर्क करने की और डिस्कशन की, तो वो वहां पे इतना ज्यादा इंटरेस्ट शो नहीं करते। ऐसे स्टूडेंट्स जेई में टॉप रैंक्स तक नहीं पहुंच सकते। मैं यहाँ पे आज बात आपके साथ कर रहा हूं कि फिजिक्स में आप धुरंधर कैसे बन सकते हैं। लैगिंग, हेलो, या आई थिंक एवरीथिंग इज फाइन यार। या ओके फाइन, ठीक है। तो होमवर्क एंड डिस्कशन ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो आपने मुझसे कमिटमेंट किया है दोस्तों कि आप लोग होमवर्क और उसके डिस्कशन में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट शो करने वाले हैं, ठीक है?
अब नेक्स्ट कि सर हमें कितनी कॉपी बनानी होंगी ये बता दीजिए। दोस्तों मैं आपको कहूंगा कि आपके पास 2 कॉपी होनी चाहिए। एक आपके क्लास नोट्स, देखो क्लास नोट्स बहुत खूबसूरत भी नहीं है तो चलेगा। मतलब मैं ये कहता हूं कि जरूरी नहीं है कि आप 5 कलर के पेन का यूज करें, ठीक है, आप 2 ही कलर के पेन का यूज करें। जो कॉन्सेप्ट्स आपको बताए जा रहे हैं उनको नोट डाउन करें। देखिए लिखना बहुत जरूरी होता है, याद रखिएगा। ये बात आपको पता है कि जो भी आपको पढ़ाया जाएगा उसकी आपको पीडीएफ मिलेगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसे नोट डाउन नहीं करेंगे। जो भी आपको पढ़ाया जाए दोस्तों आपको नोट डाउन करना है। और इवन मान लीजिए ड्यूरिंग द क्लास कोई क्वेश्चन अगर आप नोट डाउन नहीं कर पाए या कोई कॉन्सेप्ट जो है वो नोट डाउन नहीं कर पाए तो आप उसके लिए वहां पे स्पेस छोड़ दीजिए और उसे बाद में पीडीएफ से जरूर नोट डाउन करिए। कहीं कहीं पे हो सकता है कि मैं आपको खुद ही बोल सकता हूं कि यार इस क्वेश्चन को रहने दीजिए, लेकिन मैं आपको कहूंगा कि कभी भी कोई कॉन्सेप्ट आता है, कभी भी दोस्तों कोई कॉन्सेप्ट आता है या कोई भी एग्जाम्पल आपके साथ डिस्कशन किया जाता है, आपके क्लास नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लास नोट्स आप ये मान करके चलिए कि यही जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट मेन ग्रंथ है। क्या है? मेन ग्रंथ है। सर इट इज लैगिंग रैंडमली इन बिटवीन, वेट अ मिनट, एक बार मैं चेक कर लेता हूं। कोई लैग नहीं है भाई, ठीक। आप अपना नेट चेक कर लीजिएगा। यस, तो क्लास नोट्स आप सभी के पास एक कॉपी क्लास नोट्स की होगी। अगर आप चाहें तो आपको याद होगा वो स्पाइरल बाइंडिंग आती है ना आजकल, कहते तो उसे स्पाइरल बाइंडिंग है लेकिन एक्चुअली में वो स्पाइरल नहीं होती, वो हेलिकल बाइंडिंग होती है। मैं आपको ये बता देता हूँ, हेलिकल, ठीक। तो एक कॉपी आप अपने पास वो रखेंगे। नोट्स बहुत खूबसूरत हो या ना हो, लेकिन नोट्स में हर वो चीज लिखी होनी चाहिए जो आपको एक्सप्लेन की जा रही है। और मैं यहाँ पर एक रिवर्स मेथोडोलॉजी को फॉलो करता हूँ जिससे मैंने देखा है कि मेरे स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा फायदा होता है और उनकी बहुत अच्छी रैंक्स आती हैं। वो मेथोडोलॉजी क्या है सुने। जब मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ ना, जब मैं आपको कोई चीज एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो आपका मेन ऑब्जेक्टिव पता है क्या होना चाहिए? बताइए क्या होना चाहिए दोस्तों? चैट में टाइप करना या जो कॉन्सेप्ट बताया जा रहा है उसको लिखना? यस, क्या होना चाहिए? जब आपको कोई भी चीज एक्सप्लेन की जाएगी तो एट दैट मोमेंट क्या करना है? उसको टाइप करना है या अपने डाउट्स पूछने हैं? ना लिखना है ना अपने डाउट्स पूछने हैं, आपको उस मोमेंट पर मेरी बातों को सुनना है। फिजिक्स उन लोगों की बहुत बेहतर होती है, वो स्टूडेंट बहुत अच्छी रैंक्स तक पहुंचते हैं जिन स्टूडेंट्स की गुड लिसनिंग पावर होती है। अगर आप ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं, यू शुड बी अ वेरी गुड लिसनर। आपको उस मोमेंट पर लिखना नहीं है, आप मेरी बातों को सुनिए। कोई भी चीज जो है वो आपके जहन में जाना पहले जरूरी है और उसके बाद आपके नोट्स में जाना जरूरी है। तो मैं जब आपको कोई कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करूं तो उस समय आप ये मत सोचिए कि यार इसमें मैं क्या डाउट पूछ सकता हूं, या एकदम से डाउट मत पूछिए। कई सारी चीजें ये होती हैं कि ऑन द स्पॉट समझ में नहीं आती, लेकिन थोड़ी देर बाद समझ में आने लग जाती है। सिंपल सी बात है, जब भी हम किसी भी कॉन्सेप्ट को समझाना स्टार्ट करते हैं तो बेसिकली क्या होता है कि वी आर क्रिएटिंग द डॉट्स। हम एक तरीके से डॉट्स क्रिएट कर रहे हैं। तो जब आप डॉट्स क्रिएट कर रहे होते हैं तो एग्जैक्टली आपको पता भी नहीं होता कि उन डॉट्स को मिलाने पर वो कौन सी शेप बनकर के तैयार होगी। आपने इस तरीके के गेम अपने जीवन में बचपन में काफी खेले होंगे। न्यूज़पेपर में इस तरीके के गेम्स आते थे। काफी सारे पजल्स बुक्स वगैरह में भी आपको ऐसे गेम्स देखने को मिलते हैं कि वहां पे आप नंबर्स को मिलाते जाते हैं, फिर पता चलता है अरे भाई ये तो हॉर्स बन गया, अरे भाई ये तो क्या कैमल बन गया। तो पॉइंट इज दैट कि जब भी हम किसी कॉन्सेप्ट को समझ रहे होते हैं तो उस समय हो सकता है कि उस मोमेंट पर
हमें ये बात समझ ना आ रही हो कि सर हमें इस समय कौन सा कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत बेहतर तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उस समय आप मेरी बातों को सुनिए, सुनने के बाद उन्हें लिखिए। 100% समझ में नहीं आए, पैनिक बिल्कुल भी मत हुई, क्योंकि जब हम डॉट्स क्रिएट कर रहे हैं, धीरे धीरे वो डॉट्स क्रिएट होंगे और बाद में जब उन डॉट्स को मिलाया जाएगा तब जाकर के एक परफेक्ट शेप बनकर के तैयार होती है। मैंने क्या कहा, मेरी बातों को समझ पाए? अच्छा एक बात बताइएगा दोस्त, जैसे आप मूवी देखने गए, आप मूवी हॉल में बैठ करके मूवी देख रहे हैं और मान लीजिए कि मूवी को हाफ एन आवर हो चुका है और आपको वो स्टोरी समझ में ही नहीं आ रही है। मूवी में काफी सस्पेंस है, आप समझ ही नहीं पा रहे हैं एग्जैक्टली वॉट एवर जो भी आपके सामने उस मूवी में सीन आपको नजर आ रहे हैं, उसका मेन ऑब्जेक्टिव या मेन थीम क्या है। तो आप ये बताइए, क्या आप मूवी हॉल से उठ करके बाहर निकल जाएंगे क्या, या फिर आप पेशेंसफुली उस मूवी को पूरा कंप्लीट करेंगे? बताइए दोस्त। आर्यन, रेहान, दानवी, पुष्पेंद्र, राघव। सर पॉपकॉर्न के साथ चला जाऊंगा, तो बेटा केशव आप जैसे लोग सेलेक्ट नहीं हो पाएंगे, सॉरी फॉर दिस, आप अभी जा सकते हैं, ठीक है, दिस गेम इज नॉट फॉर यू। ठीक है भाई केशव, है ना? आप पॉपकॉर्न खाइए और पॉपकॉर्न बनाइए, और आप जैसे ही लोग कुछ दिन बाद पॉपकॉर्न बेचते हुए पाए जाएंगे। फिर देखो भाई, केशव का नाम याद रखना, ये आज से 2 साल बाद पॉपकॉर्न का काउंटर लगाएगा, ठीक है? चलिए, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जैसे कि मूवी के समय हम उठते नहीं है वहां से, एग्जैक्टली उसी तरीके से ड्यूरिंग द क्लास देयर विल बी सम मोमेंट जब मैं कोई कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर रहा हूं, तो रेदर देन टू टाइप इन अ चैट बॉक्स, यू शुड बी अ वेरी गुड लिसनर। बहुत ध्यान से सुनना है, सुनने के बाद उन चीजों को प्रॉपर तरीके से नोट डाउन करना है। पहले समझिए फिर नोट डाउन करिए। हो सकता है कि क्लासेस के दौरान आप हर चीज नोट डाउन भी ना कर पाए, पैनिक मत होइए। जब आप घर जाकर के क्लास नोट्स को रिवाइज करेंगे, उस समय कई सारे पॉइंट्स आपको याद आएंगे, और जब वो पॉइंट्स आपको याद आए तो उसे आप अपनी लैंग्वेज में लिख लीजिए। जो भी आपकी लैंग्वेज हो, जरूरी नहीं है आपको अंग्रेजी आना जरूरी है, आप जिस भी रीजनल लैंग्वेज को फॉलो करते हैं, आप उस रीजनल लैंग्वेज में भी किसी भी पॉइंट को आप अपने नोटबुक में लिख सकते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि लिखना भी बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो एग्जाम आपका होगा 2027 में। यस, अगेन फिर इट इज लैगिंग। फिर कनेक्शन तो परफेक्ट है, आई डोंट नो व्हाई इट इज लैगिंग। यस, ऑडिबल। यस, ऑडिबल ऑडिबल। ओके, ठीक है। तो हाँ, तो क्लास नोट्स बनाने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक नोटबुक क्लास नोट्स की होगी और एक नोटबुक पता है किसकी होगी, होमवर्क कॉपी होगी, जिसमें आप अपना होमवर्क कंप्लीट किया करेंगे। जो भी आपको होमवर्क दिया जाएगा वो लिखेंगे। और एक और बात याद रखना कि क्लास नोट्स में जब भी कोई क्लास स्टार्ट होगी ना, तो हमेशा उस पेज पर उस दिन की डेट जरूर मेंशन करिएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कोई एक क्लास ली और वो क्लास आपकी मान लीजिए 10 मई को हुई, तो अपने क्लास नोट्स में उस डेट को मेंशन करिएगा। ऐसा पता है मैं क्यों बोल रहा हूँ? इस बात की इंपॉर्टेंस आपको अभी समझ में नहीं आएगी, लेकिन इस बात की इंपॉर्टेंस पता है कब चलती है, जब हम रिवीजन करते हैं। आपको पता है यार, आपका एग्जाम 2027 में होगा। आज से 6 महीने बाद आपने सोचा कि यार मुझे एक वो चैप्टर रिवाइज करना है जो मुझे मई में पढ़ाया गया था। अब आपने अपने चैप्टर को जब रिवाइज किया, तो रिवीजन के लिए आप अपने क्लास नोट्स की हेल्प लेंगे। तो जब आप अपने क्लास नोट्स को रिवाइज करेंगे और मान लीजिए कोई कॉन्सेप्ट आपको समझ नहीं आया, तो उस समय आप क्या करेंगे? क्या यूट्यूब पे जाके कोई वीडियो देखेंगे उस कॉन्सेप्ट के लिए? नहीं ना। या फिर गूगल पर आप उसे सर्च करेंगे? ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे ना। व्हाट विल यू डू? क्या करेंगे उस मोमेंट पर? उस मोमेंट पर आप एक्चुअली में, अगर वो कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया, तो आप वहां लिखी हुई डेट को देखेंगे कि वहां पर एग्जैक्टली कौन सी डेट मेंशन है। आपको पता चलेगा कि सर ने इस डेट को ये आर्टिकल पढ़ाया है। आप अपने ऐप को ओपन करेंगे, उस डेट पर क्लिक करेंगे,
आप उस लेक्चर में जाकर के वो पर्टिकुलर सेगमेंट देख करके अपना डाउट क्लियर कर लेंगे। तो इसलिए याद रखिएगा, आपके क्लास नोट्स में वो डेट मेंशन होना बहुत जरूरी है। तो भाई एक क्लास नोट्स की कॉपी होगी और एक होमवर्क की कॉपी होगी, ठीक है। दो कॉपियां आपके पास मस्ट है कि होनी ही चाहिए, बिना इसके काम नहीं चलेगा। ठीक, क्लियर। तीसरा, सर व्हाट अबाउट द स्टडी मटेरियल। सर हमें कौन कौन सी बुक्स लेनी है। सर हमें किस सीक्वेंस को फॉलो करना है। तो अब आपको मैं बता देता हूं स्टडी मटेरियल के बारे में। मैं जो स्टडी मटेरियल फॉलो करूंगा वो क्या रहेगा, मैं किस मेथोडोलॉजी से पढ़ाऊंगा वो सारी चीजें, जैसा कि मैंने आपको ऊपर ही बोला था, क्या लिखा था, कोटा मेथोडोलॉजी। मैं कोटा एसआरजी बैचेस के लिए जो मटेरियल यूज करता हूं, मैं वही मटेरियल आप लोगों के लिए यूज करूंगा, ठीक है। अब आप कहें अरे सर ये क्या है वो क्या है, दोस्तों मैंने कहा कि कंटेंट एक नंबर आपको प्रोवाइड किया जाएगा, इट्स योर कॉल कि आप पढ़ना चाहते हैं या नहीं पढ़ना चाहते। स्टडी मटेरियल में आपको क्या क्या मिलेगा, एक होगा मॉड्यूल, क्या होगा, मॉड्यूल, जिसकी सॉफ्ट कॉपी आपको मिलेगी, ठीक है। इसके अलावा, हाँ सुनते जाइएगा जाहिर, एक होगा ELP, इसके बाद एक होगा आपके पास स्पेशल असाइनमेंट्स, इसके बाद एक होगा क्वेश्चन बैंक। सर ये सब क्या है, देखिए मॉड्यूल, जैसे कि आप किसी भी ऑफलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं तो वहां पर आपको एक बुकलेट प्रोवाइड की जाती है, तो उसी तरीके से आपको एक मॉड्यूल प्रोवाइड किया जाएगा, है ना। उस मॉड्यूल में आपकी थ्योरी भी होगी और उसके अलावा उस मॉड्यूल में आपकी एक्सरसाइजेज होंगी, मल्टीपल एक्सरसाइजेज होती हैं। सर कितनी एक्सरसाइजेज होती हैं, तो मैं आपको बता दूं, यहां पर आपकी दो ऑब्जेक्टिव एक्सरसाइज होंगी, आपके पास दो सब्जेक्टिव एक्सरसाइज होंगी, और इसके बाद दो PYQs की एक्सरसाइज होंगी। आगे जाकर के इस तरीके का स्टैंडर्ड फॉर्मेट आपको मिलेगा। जो ऑब्जेक्टिव एक्सरसाइज होती है, हाँ आइकॉनिक वालों के पास फिजिकल होते हैं, बिल्कुल सही बात है। जो ऑब्जेक्टिव एक्सरसाइजेज होती हैं उसमें एक एक्सरसाइज होगी OE1। देखिए आई बिलीव इन प्रैक्टिस, इसलिए प्रैक्टिस आपको बहुत करनी पड़ेगी। और दूसरी एक्सरसाइज होती है OE2। OE1 इज जेई मेंस ओरिएंटेटेड, OE2 इज जेई एडवांस ओरिएंटेटेड। ऐसी सब्जेक्टिव एक्सरसाइज में एक होगा SE1 और एक होगा SE2। तो सबसे पहले हम जो 1 नंबर की एक्सरसाइजेज हैं उनको करते हैं टू डेवलप अवर कॉन्सेप्ट्स। और इसी तरीके से ये 2 PYQs लिखे हैं, तो उसमें एक जगह होंगे जेई मेंस के PYQs और दोस्तों एक जगह होंगे जेई एडवांस के PYQs, ठीक है। इसके अलावा सर ये ELP क्या है, अच्छा एक बात बताइए, आपने DPP नाम सुना है, DPP, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम। तो जो ELP है ना, वो उस DPP का ही एक नया फॉर्म है जो कि हम अपने ऑफलाइन सेंटर्स पे यूज करते हैं। जिसे आप DPP कहा करते हैं उसे हम यहां पर ELP कहा करते हैं। ELP का फुल फॉर्म है एजुकेटर लेट्स प्रैक्टिस। इस एक ELP में आपके 10 क्वेश्चन हुआ करेंगे जिसके आंसर आपको नीचे लिखे हुए मिला करेंगे। हर ELP पर ये मेंशन रहेगा कि मिनिमम कितना टाइम रिक्वायर्ड है। हर ELP में ये मेंशन होगा कि एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का है। उस ELP में कुछ क्वेश्चन सिंगल करेक्ट होंगे, कुछ क्वेश्चन मल्टीपल करेक्ट होंगे, ठीक है। जो क्वेश्चन दोस्तों मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चंस होंगे, उन मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन में वहां पे स्टार मार्क होगा। अगर किसी क्वेश्चन में स्टार मार्क है, क्या है, स्टार मार्क है, तो इन दैट सिचुएशन इसका मतलब ये होता है कि वो एक MCQ है, ठीक है। मतलब उसके एक से ज्यादा ऑप्शन सही हो सकते हैं, इसका मतलब ये है कि यू शुड चेक ईच एंड एवरी ऑप्शंस। तो ये ELP आपको
चैप्टर वाइज चैप्टर, अलग अलग चैप्टर्स की मिलती जाएंगी दोस्तों, ठीक है। इसके अलावा एक और चीज होगी, दैट इज स्पेशल असाइनमेंट्स। सर ये क्या होता है? स्पेशल असाइनमेंट आप ये मान करके चलिए हमारे ऑफलाइन सेंटर की बहुत ही इंपॉर्टेंट जान है। स्पेशल असाइनमेंट हमारे लिए ये वो असाइनमेंट है जो कि हमारी हेल्प करेंगे फॉर्मूलों को याद करने में, जिसमें बहुत टफेस्ट क्वेश्चंस नहीं होंगे, बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चंस होंगे। मतलब ऐसे ऐसे क्वेश्चंस होंगे, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, एक लाइन का स्टेटमेंट, एक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, ठीक। तो ये जो स्पेशल असाइनमेंट है, ये सारी चीजें आपको अपलोड की जाएंगी, ठीक है। आपका जो अपडेट सेक्शन है उसमें अपलोड की जाएंगी। आप जब अपना प्रोफाइल खोलेंगे तो यहाँ पे एक बेल कर करके आइकन आता है, वहां पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको ये मटेरियल मिलने लग जाएगा, ठीक। जो स्पेशल असाइनमेंट है तो उसके बारे में सुनिएगा। ये स्पेशल असाइनमेंट वो स्पेशल असाइनमेंट्स हैं जो हमने कोटा ऑफलाइन सेंटर्स के लिए डिजाइन किए हुए हैं, और ये आपकी हेल्प करते हैं। जैसे कि आप कोई भी चैप्टर सीख रहे हैं तो देखो, हमें जीरो से एडवांस लेवल तक जाना होता है। हम सीधे एडवांस लेवल के क्वेश्चंस तो कर नहीं सकते। ऐसा तो है नहीं कि भाई मैंने पहली क्लास में आपको कोई टॉपिक पढ़ाया और सीधे मैं आपको एडवांस के पीवाईक्यूज दे दूं। दिस इज नॉट अ करेक्ट मेथोडोलॉजी। आर यू एग्री फॉर इट? देखिए, स्टेप बाय स्टेप ही प्रोसेस होती है, हमें एक एक करके आगे बढ़ना होता है। तो स्पेशल असाइनमेंट इज द फर्स्ट स्टेप that helps you to grasp the important formulas, that helps you to develop your concepts, जिसमें हम स्टेप बाय स्टेप ग्रो कर रहे हैं। तो ये भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है। ये आपको चैप्टर के साथ ही पैरेलली सॉल्व करने पड़ेंगे। इसके अलावा लास्ट में आपको प्रोवाइड किया जाएगा क्वेश्चन बैंक। आपको लग रहा होगा सर इतना सारा मटेरियल, सर ये मैं कैसे करूंगा? आप मेरे साथ अलाइंड रहिएगा, आपको जो होमवर्क दिया जाए रेगुलर बेसिस पे आप करते रहिएगा, ठीक है। सब कुछ हो जाएगा भाई, है ना। मेरे ऑफलाइन सेंटर पे यहाँ पे सारे बच्चे करते हैं, तो जब वो कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते? आप तो घर बैठे हुए हैं, है ना। आपका तो बहुत सारा टाइम सेव हो रहा है, यस और नो? आपको क्लास करने के लिए ऐसा तो है नहीं है कि आपको फिजिकली क्लासरूम तक पहुंचना पड़ रहा है। तो मेरे गाइडेंस में अगर आप पढ़ेंगे तो ये सारी चीजें आप कर पाएंगे। क्वेश्चन बैंक जो है उसमें हमने बेहतर सवाल, मतलब बोलते ना एकदम जेई एडवांस के कट्टर प्रॉब्लम्स को सेग्रीगेट करके एक छोटा सा हर चैप्टर वाइज एक बंच बनाया है, जिसमें कम से कम आपको 20-15 इस तरीके के सवाल देखने को मिलेंगे। लेकिन क्वेश्चन बैंक हम जब करते हैं जब हमारा कोई भी एक पर्टिकुलर चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया है, हमने अपना मॉड्यूल ईएलपी स्पेशल असाइनमेंट कंप्लीट कर लिया है, इसके अलावा हमने अपने क्लास नोट्स पूरे टिप्स पे कर लिए हैं, एंड आई एम फीलिंग वेरी कॉन्फिडेंट कि यस मुझे ये चैप्टर आता है और अब मुझे कुछ और अच्छे क्वेश्चंस भी करने हैं, तो ये क्वेश्चन बैंक आपको अलग से मिलेगा। ये सारा मटेरियल अलग अलग है, ठीक है। ये स्पेसिफिक मटेरियल है जिसकी मैं बात कर रहा हूं आपके सामने, ये ईएलपी, ये स्पेशल असाइनमेंट, ये क्वेश्चन बैंक्स, ये आपको अलग से प्रोवाइड किया जाएगा। तो इस तरीके से मटेरियल डिवाइड होगा। अब आप कहेंगे कि सर कौन कौन सी बुक्स मेरे पास होनी चाहिए? तो देखिए, मैं आपको अभी तो बस यही कहूंगा कि आपके पास एक तो एससीवी होनी चाहिए, ठीक है, मोस्ट फंडामेंटल बुक फॉर ईच एंड एवरी जेई एस्पिरेंट। इफ यू वांट टू सिक्योर अ टॉप रैंक, किसी की मत सुनिए, सिंपल सी बात है, एससीवी आपके पास होना बहुत जरूरी होता है। हाँ राघव, इन सभी को आपको होमवर्क कॉपी में सॉल्व करना है। अभी आपको एससीवी पार्ट 1 की जरूरत पड़ेगी, तो भाई एससीवी आप सभी के पास हो, ये मैंडेटरी बुक है। मतलब ये एक तरीके से आप ये मान लीजिए कि हर जेई एस्पिरेंट के लिए इट इज लाइक अ होली बुक। जैसे अगर आप हिंदू हैं तो आप अपने घर में भगवत गीता रखते हैं, आप मुस्लिम हैं आप कुरान रखते हैं, इसी तरीके से अलग अलग रिलीजन्स की डिफरेंट डिफरेंट एक होली बुक्स होती हैं जो आप हमेशा घर में रखना पसंद करते हैं, ठीक है। चाहे आप पढ़ें या नहीं पढ़ें वो एक अलग मुद्दा है, लेकिन आप सभी के पास इस तरह की बुक्स रहती हैं। उसी तरीके से अगर आप एक सच्चे जेई एस्पिरेंट हैं, अगर आपके मन में एक जेई एग्जाम को क्रैक करने का 2% भी इमोशनल फीलिंग्स है, तो मैं आपको बता देता हूं कि आपके पास दोस्तों एससीवी होना बहुत जरूरी है। हाँ बेटा, मॉड्यूल जो है वो आपको क्या है ना, मॉड्यूल से ना आपको हर दिन कुछ होमवर्क दिया जाया करेगा,
कि देखो इस मॉड्यूल से आपको ये क्वेश्चंस करने हैं, इस मॉड्यूल में इस एक्सरसाइज के ये क्वेश्चंस करने हैं। देखो ये आपको खुद से नहीं करना है। मतलब मैं आपको बता दूं कि इस निम्बस बैच में ऐसा नहीं है कि मैं पढ़ाऊंगा और बोलूंगा, जैसे कि मैंने जनरली देखा है जो ऑनलाइन बैचेस होते हैं कि बस पढ़ा दिया और लोगों ने कहा कि अपने हिसाब से अपने क्वेश्चंस कर लेना। नहीं, मैं इवन आपको ये भी बता के जाऊंगा कि आपका जो होमवर्क है वो क्या है, और मैं बहुत स्पेसिफिक हूं। जैसे मैं OE1 में आपको ऐसे भी बता के जा सकता हूँ कि OE1 में आपको 1 से लेकर के 8 क्वेश्चन करना है, या फिर ऐसा हो सकता है कि मैं बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चन देके जाऊं, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 8 ये करने हैं। मैं जो बोलूंगा वही आपको करना है। SCV आप सभी के पास हो, प्लस NCERT। लेकिन दोस्तों फिजिक्स की NCERT आपको एकदम से समझ में नहीं आएगी। आपके पास NCERT होनी चाहिए, लेकिन अभी आपको नहीं पढ़नी है और ना ही अभी NCERT को आपको फॉलो करना है। आपको जब बताया जाएगा तब वो फॉलो करना है। NCERT की फिजिक्स की लैंग्वेज बहुत टिपिकल है और बहुत शानदार शानदार स्टेटमेंट उन्होंने सिंप्लीफाई एक एक लाइन में लिख दिए हैं। तो एनसीईआरटी बुक अभी आपके पास होना जरूरी है, लेकिन अभी आपको पढ़ना नहीं है, क्योंकि देखो दोस्तों आप सभी को स्कूल के बोर्ड एग्जाम्स देने हैं, उसमें भी बहुत अच्छा परफॉर्म करना है। तो 11th की एनसीईआरटी आपके पास होना जरूरी है। देखिए अभी मैं 11th क्लास की बात कर रहा हूँ, तो 11th की एनसीईआरटी होना जरूरी है। ठीक है, इसके बाद आगे जैसे जैसे हम बढ़ेंगे, धीरे धीरे हमारा लेवल जब अपग्रेड होता जाएगा, फिर आगे जाकर के आपको एक और बुक की जरूरत पड़ेगी, दैट इज आई इरोडो। आप लोगों ने इसका नाम सुना होगा, है ना। ये प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स के लिए आई रोडो की जरूरत पड़ेगी। जैसे जैसे हम चैप्टर्स पढ़ते जाएंगे तो हमें आगे इस बुक की भी जरूरत पड़ेगी। इसके अलावा सर और कुछ, मेरा मानना है कि दिस इज मोर देन सफिशिएंट। इसके अलावा जब मुझे सही समय पे लगेगा कि यस दोस्तों ये चीज की जरूरत है, तो मैं आपको बताऊंगा, मैं खुद गाइड करूंगा। आप अपने हिसाब से कुछ भी मत करिएगा। आप हमेशा एक बात याद रखिएगा, महाभारत की कहानी सभी ने सुनी है, हाँ या ना बताइए। सभी ने सुनी होगी, पढ़ी भी होगी। महाभारत में एक तरफ पांडव थे दोस्तों, एक तरफ कौरव थे। किनकी संख्या ज्यादा थी, पांडवों की या कौरवों की? किसकी संख्या ज्यादा थी? कौरवों की ज्यादा थी। कौन ज्यादा ताकतवर थे, किनमें ज्यादा पोटेंशियल था, पांडवों में या कौरवों में? नहीं, पोटेंशियल भी कौरवों में बहुत ज्यादा था, पता है आपको, मैं आपको बता दूं। लेकिन अंत में उस जंग में किसकी जीत हुई थी? पांडवों की हुई थी। क्यों हुई थी? क्यों हुई थी? आप सभी लोग अर्जुन के बारे में बहुत सुनते हैं, अर्जुन की कहानी आपने बहुत सुनी है। आपको पता है कि अर्जुन और जो कर्ण था, उन दोनों में से कौन ज्यादा पावरफुल था? नहीं, आई रोडो अभी आपको बाय करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अभी जरूरत नहीं पड़ेगी, इसकी जरूरत आफ्टर, आप ये मान के चलिए 1 महीने के बाद ही पड़ेगी, ठीक है। कर्ण जो था वो मोर पावरफुल था, मोर मतलब बोलते ना कि मोर स्ट्रांग था, लेकिन स्टिल जीत किसकी हुई? अर्जुन की। पता है क्यों? लाइफ में हर इंसान को एक मेंटर की जरूरत होती है। अर्जुना के साथ कृष्णा थे, और कृष्णा जो भगवान है, उन्होंने अर्जुन को गाइड किया, उसको मेंटर किया, उसके जो सेल्फ डाउट थे उन सेल्फ डाउट को क्लियर किया। एंड दिस इज द मेन रीजन कि पांडवों की जीत हुई। उसी तरीके से दोस्तों एक जेई जैसे एग्जाम में आप लोगों को भी वही अर्जुन बनना पड़ेगा, और आप लोगों को जिस तरीके से मैं गाइड करूं, जो मैं आपको बोलूं, उसे आपको अंधभक्त बन के फॉलो करना पड़ेगा, अगर आप टॉप रैंक्स तक पहुंचना चाहते हैं तो। हाँ, अगर आपका मन नहीं है, आपका कुछ और मन है, आपके कुछ और बी प्लान्स हैं, आप अंडर प्रेशर जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर जस्ट आप अपने पेरेंट्स को या सोसाइटी को एक शो ऑफ करना चाहते हैं कि यस आई एम ऑल्सो प्रिपेयरिंग, तो बात अलग है। लेकिन आप सच में एक जेन्युइनली आईआईटीज तक पहुंचना चाहते हैं, आईआईटीज में टॉप रैंक्स लाना चाहते हैं, आप अपनी ग्रेजुएशन किसी टॉप आईआईटी से करना चाहते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि आपको एक प्रॉपर गाइड
और एक प्रॉपर मेंटरशिप की भी जरूरत होती है जेई प्रिपरेशन के दौरान। आप कितने भी इंटेलिजेंट हो, आपका पोटेंशियल बहुत हाई हो, लेकिन बिना कृष्णा के आप इस जंग को नहीं जीत सकते। तो आई एम गोइंग टू प्ले दैट रोल विद यू। मैं टाइम टाइम पर आपको गाइड भी करूंगा। आप गलती करोगे तो मैं आपको डांटूंगा भी। कई बार हो सकता है कि आपके किसी कमेंट पर मैं आपको रोस्ट भी करूं। कई बार हो सकता है कि मैं किसी एक आध स्टूडेंट का मजाक भी बना दूं, और इस तरह के मोमेंट्स चलते रहेंगे। हो सकता है कि कभी आपको मेरी बातों का बुरा भी फील हो जाए, लेकिन मैं आपको बता दूं, मुझे इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आई एम वेरी क्रिस्टल क्लियर। आपकी इज्जत है नहीं है, आई डोंट केयर। इफ यू आर हेयर तो डेफिनेटली आई विल कमिट यू, आई विल गिव यू 100%। एंड यू हैव टू बी प्रॉमिस कि सर मैं भी अपनी तरफ से अपना 100% एफर्ट करूंगा आपके साथ। और अगर मैं बात करूं दोस्तों, मैं आपको जो जो पॉइंट्स बताता जाऊं, बस आपको उन्हें फॉलो करना है, दैट्स ऑल। बोलो क्लियर है? और सिंपल सी बात है कि आपको बहुत हाईली डिसिप्लिन्ड रहना पड़ेगा। हाईली डिसिप्लिन्ड मतलब भैया ऐसा नहीं होना चाहिए। आप सभी को पता है इन क्लासेस की रिकॉर्डिंग मिल जाती है, तो पता चले कि कुछ दिन बाद आपने क्या किया कि लाइव क्लासेस अटेंड करना ही बंद कर दिया। यू आर वॉचिंग द रिकॉर्डिंग। नहीं भाई, लाइफ में डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है। और डिसिप्लिन कब आएगा? व्हेन यू विल अटेंड द लाइव क्लासेस। लाइव क्लासेस को अटेंड करिए, होमवर्क को कंप्लीट करिए, डिस्कशन के दौरान उस डिस्कशन को बहुत ध्यान से सुनिए, जो जो गाइड किया जाए उसको फॉलो करिए। और देखिए सिंपल सा, रेदर देन टू जज कि यार ये कंटेंट कैसा है, ये कैसा है, आप अपने सेल्फ एफर्ट करिए। जैसे आजकल मैं क्या देखता हूं आप वाली जनरेशन में, कि मान लीजिए मैंने कोई आर्टिकल पढ़ाया, और हो सकता है वो आर्टिकल आपको उतना बेहतर तरीके से नहीं समझ आया, वो आर्टिकल हो सकता है आपके ब्रेन में उतना बेहतर तरीके से पेनिट्रेट नहीं कर पाया। तो इन दैट सिचुएशन लोग पता है क्या करते हैं, यूट्यूब पे जाकर के मल्टीपल वीडियोस देखना स्टार्ट कर देते हैं। दोस्तों आज के समय में YouTube पर इतना कंटेंट अवेलेबल है कि आप इतनी छोटी एज में ये डिसाइड ही नहीं कर पाएंगे कि कौन सा कंटेंट आपके लिए वर्थफुल है और कौन सा नहीं है। तो आई स्ट्रांगली रिकमेंड टू ऑल ऑफ यू कि जब तक आपका कोई भी टीचर आपको नहीं बोलता है कि आपको YouTube पर ये वीडियो देखना है, प्लीज ट्राई टू अवॉइड इट। मैंने इस YouTube के चक्कर में ऐसे ऐसे स्टूडेंट जिसमें पोटेंशियल था टॉप 100 रैंक तक पहुंचने का, जस्ट बिकॉज ऑफ दीज डिस्ट्रैक्शंस, ऐसे स्टूडेंट्स को 10,000 के रैंक के बाहर जाते हुए भी देखा है। बहुत सिंसियरली बता रहा हूं, क्योंकि आप ये बात समझ पा रहे होंगे कि ऑफलाइन में जो फिजिकल इंटरेक्शन है वो एक अलग लेवल का होता है, और मैंने अपनी आंखों के सामने कई सारे स्टूडेंट्स को बर्बाद होते हुए देखा है। मैं ये नहीं कह रहा कि YouTube पर एक अच्छा कंटेंट अवेलेबल नहीं है, बिल्कुल अवेलेबल है। लेकिन बेटा आप इस समय जिस एज में हैं, उस एज में आप ये नहीं समझ पाएंगे कि आपके लिए क्या चीज इंपॉर्टेंट है, क्या चीज जरूरी है और क्या नहीं है। देखिए आपको कोई भी चीज बहुत अच्छी लग रही है या कोई भी चीज बहुत पसंद आ रही है, तो वो इसका मतलब ये नहीं होता कि वो कंटेंट जेन्यून है या दिस इज अ गुड कंटेंट फॉर द जे लेवल। और मैं आपको सच बता दूं कि YouTube पर 80% से ज्यादा कंटेंट ऐसा ही अवेलेबल है जो आपको आपकी मंजिल से दूर ले जाएगा, जो आपको आपकी मंजिल से कहां ले जाएगा, दूर ले जाएगा। तो प्लीज मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी कि आपको टीचर जब तक गाइड ना करें, आप मल्टीपल वीडियोस ना देखें। आपको अगर कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया है तो क्या करना है, घर जाकर के दोबारा से उस कॉन्सेप्ट को पढ़ना है, पेन चलाना है, ठीक है, एक बार दोबारा से समझने की कोशिश करना है। आप मेरी एक बात को याद रखेगा दोस्तों, अगर आपके 10 डाउट हैं और आपके अंदर एक सेल्फ स्टडी करने की आदत है, और आप घर जाकर के जब उन चीजों को पढ़ेंगे तो उन 10 में से 7 से 8 डाउट आपके खुद क्लियर हो जाएंगे जब आप उन चीजों को बार बार रिवाइज करेंगे। एंड दैट विल हेल्प यू टू डेवलप योर माइंड, दैट विल हेल्प यू
टू इंक्रीज योर थॉट प्रोसेस। और यही एक असली जेई एस्पिरेंट की कहानी है। अगर आप इस यूट्यूब के चक्कर में पड़ गए, मल्टीपल इंस्टाग्राम पे आपने रील्स देखना स्टार्ट कर दिया, इधर उधर जो आपके दोस्त स्कूलों में पढ़ रहे हैं उनसे आपने गाइडेंस लेना स्टार्ट कर दिया, तो मैं आपको बता दूं कि डिस्ट्रैक्शन आना तय है। और अगर आप ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं तो ऑनलाइन में 80% स्टूडेंट्स ऐसे ही होते हैं जो मिड ऑफ द जर्नी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और अंत में जाकर के उनकी प्रिपरेशन जो है वो बिल्कुल बर्बाद हो जाती है। लेकिन मेरा मानना है कि अगर आपने इस निम्बस बैच में एनरोल किया है तो डेफिनेटली आप बहुत सीरियस जेई एस्पिरेंट हैं, तभी आपने एनरोल किया है। आप यहाँ पे अपना टाइम पास करने के लिए नहीं आए हुए हैं। यू वांट टू सिक्योर द टॉप रैंक, यू वांट टू गो द आईआईटी, और आप किसी टॉप आईआईटी से अपनी जेई की प्रिपरेशन करना चाहते हैं। और ये सपना आपने खुद देखा है, ये आपकी खुद अपनी इच्छा है, इसीलिए आप यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो मेरा मानना है कि इस बैच में नॉट इवन इन फिजिक्स, इन केमिस्ट्री, इन मैथ्स, जितने भी एजुकेटर्स हैं, मैं बहुत कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकता हूं दिस इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल बैच ऑफ द इंडिया। कोई कुछ भी कहे, लेकिन यहाँ पे आपके साथ इतना तगड़ा एक्सपीरियंस है टॉप रैंक्स का। जो भी एजुकेटर्स आपको पढ़ा रहे हैं उनके लाइफ का बहुत शानदार तजुर्बा रहा है टॉप रैंक्स प्रोड्यूस करने का। तो मुझे लगता है कि टीचर्स के एक्सपीरियंस जो है वो आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। तो प्लीज डोंट मिसगाइड, डोंट डिस्ट्रैक्ट, डोंट फॉलो द एडवाइजेस ऑफ योर फ्रेंड्स। जो अभी 10वीं पास किए हैं वो फ्रेंड्स आपको क्या गाइड कर पाएंगे, आप खुद सोच करके देखिए। तो प्लीज ट्राई टू अवॉइड ऑल दीज थिंग्स, और प्लीज ये मेरे सामने आज ये कमिटमेंट करिए दोस्तों कि आप इन तरह की किसी भी गतिविधि में इन्वॉल्व नहीं होंगे। क्लियर? बोलो, ये समझ आया? हाँ, केशव ने एक क्वेश्चन पूछा है कि सर क्या आपकी क्लास रोज 8 बजे होगी? हाँ, अब मैं इस मुद्दे पर आता हूं कि सर क्लासेस की टाइमिंग क्या रहेगी और हर वीक में कितनी क्लासेस रहेंगी। बहुत ही बढ़िया सवाल पूछा है बेटा। देखना दोस्तों, आप सभी की जो क्लासेस हैं, नॉट इवन फिजिक्स, चाहे वो मैथ्स हो चाहे वो केमिस्ट्री हो, सभी क्लासेस अभी इवनिंग में ही हुआ करेंगी। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि सर आप तो सुबह ले रहे हैं। दोस्तों, जैसा आप सभी को पता है, आज क्या है, 2 अप्रैल है और आज से जेई मेंस का एग्जाम है ना। तो 2 अप्रैल से 8 अप्रैल तक जेई मेंस का एग्जाम हो रहा है दोस्तों। तो आपके जो सीनियर्स हैं उनका एग्जाम है। तो एक्चुअली में क्या है, मैं सेंटर पर हूँ, मुझे लाइव सॉल्यूशंस बनाने हैं, मुझे उनके साथ इंटरेक्ट करना है। और आपको पता है पेपर मॉर्निंग शिफ्ट में भी होता है और इवनिंग शिफ्ट में भी होता है। ठीक है, उस सब बेटा क्लासेस अभी शो होना स्टार्ट हो गई हैं, आप एक बार दोबारा चेक कर लीजिएगा। ठीक है सर, आपका क्लास प्लानर पे नहीं आता है, ऐसा है क्या? ऐसा कितने लोग कह रहे हैं कि मेरी क्लासेस प्लानर में शो नहीं हो रही हैं? हाउ मेनी ऑफ यू? ठीक है, मैं एक बार ठीक है, मैं अभी टेक्निकल टीम से बात करूंगा। आई गॉट योर पॉइंट, मैं ये बात समझ चुका हूं। हाँ हाँ, ठीक है, गॉट इट। मतलब उन्होंने इसको बैच में एनरोल नहीं किया है ना? ठीक है, मैं समझ गया, वो टेक्निकल एरर है। तो देखिए, अभी बस इस वीक में, सॉरी फॉर दिस, लेकिन ओनली इन दिस वीक आपकी जो क्लासेस हैं वो मेरी मॉर्निंग में रहेंगी, और उसके बाद मेरी जो क्लासेस हैं वो आपकी इवनिंग में ही रहा करेंगी। ठीक है, अभी आपकी सीनियर्स के एग्जाम है, बिकॉज ऑफ दैट कि मैं उन एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हूँ, तो उसकी वजह से मुझे लाइव सॉल्यूशंस भी बनाने हैं। तो उस वजह से मैंने अभी इवनिंग में क्लासेस नहीं रखी हैं। अदरवाइज इसके बाद मतलब 2 से 8 अप्रैल के बाद आपकी क्लासेस इवनिंग में होने लग जाएंगी, बस यही वो है। सर वीक में फिजिक्स की कितनी क्लासेस होंगी? हाँ, सभी लोग बेटा यहीं से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, हाँ, मैंने क्या कहा कि सर वीक में कितनी क्लासेस होंगी? देखिए, वीक में 4 या 3 ये क्लासेस हुआ करेंगे,
कुछ वीक्स में आपकी 4 क्लासेस होंगी, कुछ वीक में आपकी 3 क्लासेस होंगी, लेकिन इससे ज्यादा क्लासेस आपकी नहीं होंगी। हो सकता है कि किसी वीक में 3 हो, लेकिन हो सकता है कि अगले वीक में 4 हो। इस तरीके का पैटर्न चलता रहेगा, 4-3-4-3 वाला पैटर्न चलेगा। ठीक सर, क्लासेस का ड्यूरेशन क्या रहेगा? देखिए ड्यूरेशन आप ये मान के चलिए कि 90 से 120 मिनट के बीच में रहेगा। मतलब ये समझ लीजिए कि लगभग 90 से 120 मिनट के बीच का दिस विल बी द ड्यूरेशन ऑफ ईच क्लास। वीक में 4 से 3 क्लास होंगी। जो भी डिस्कशन है वो डिस्कशन ड्यूरिंग द क्लासेस हुआ करेगा, जो भी आपको होमवर्क दिया जाएगा उसका। ठीक है, हाँ, लगभग 90 मिनट, 1.5 घंटे से 2 घंटे के बीच में क्लास हो सकती है। मतलब ये रेंज है, मिनिमम 90 मिनट और मैक्सिमम 120 मिनट, इससे ज्यादा नहीं होगी। ठीक है, क्लियर? अच्छा, इसीलिए अब मैं समझ पा रहा हूं कि वो कोर्स एनरोल नहीं हुआ है, इसलिए आज कम स्टूडेंट्स क्लास में है ना? मतलब सभी स्टूडेंट्स को पता ही नहीं चला होगा, अदरवाइज तो क्या होता था कि बहुत सारे स्टूडेंट्स होते थे। सर आई हैव ऑलरेडी इन्फॉर्म्ड। एक बार रुकिएगा, मैं टेक्निकल टीम को बोल देता हूँ। डन डन डन, ठीक है। वैसे भी आज ओरिएंटेशन सेशन है, तो एज सच कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक सर, आप एनसीईआरटी के फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे? हाँ बेटा, यूनिट एंड डायमेंशन से मैं स्टार्ट करूंगा। हाँ जी, डन है, यहां तक क्लियर हो गया। अब मैं आता हूं नेक्स्ट। सर, हमारा मेन क्या मेथोडोलॉजी होती है, हम किस मेथोडोलॉजी को फॉलो करते हैं पढ़ते समय? तो देखिए, मेरी जो मेथोडोलॉजी है, हो सकता है कि वो आजकल का जो ट्रेंड चल रहा है उस ट्रेंड से डिफरेंट हो। सर, आजकल का लेटेस्ट ट्रेंड क्या है? आजकल का लेटेस्ट ट्रेंड ये होता है कि आप कोई भी टॉपिक स्टार्ट करिए और उस पर 30-40 सवाल करा दीजिए। अब 30-40 सवाल एक ही टॉपिक पर अलग अलग तरीके की कर लोगे तो क्या होगा? 30-40 सवाल करने के बाद तुम्हें पता चल जाएगा कि ये फॉर्मूला पुट करने से ये आंसर आ जाता है, जो कि आजकल मोस्ट ऑफ द यूट्यूब चैनल्स पे होता है कि आए एक टॉपिक पे 10 सवाल करा दिए, 4 पीवाईक्यू करा दिए, तुम्हें एकदम से गुड फील हो गया, तुमने घर जाकर के उसी प्रोफाइल के क्वेश्चंस कर लिए, तुम्हें कॉन्फिडेंस डेवलप हो गया और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर करके हम सीख गए। ये जो प्रोसेस है ना, ये शॉर्ट टर्म में तो काफी यूजफुल है, लेकिन अगर आप इस सफर को बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन में देखते हैं तो इस केस में क्या होता है कि आप अपने कॉन्सेप्ट डेवलप ही नहीं कर रहे हैं, आप क्वेश्चन कर करके सीख गए। तो क्या होगा कि 6 महीने बाद आपने कोई कॉन्सेप्ट डेवलप ही नहीं किया, आपके अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है टॉपिक को लेकर के। तो जब आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी उस टॉपिक को लेकर के, तो इन दैट सिचुएशन पता है क्या होगा? इन दैट सिचुएशन दोस्तों, सबसे बड़ी समस्या जो आएगी वो ये आएगी कि आपका जब कोई कॉन्सेप्ट ही डेवलप नहीं हुआ है तो आपको लगेगा कि आप सब कुछ भूल चुके हैं और आप फिर दोबारा से जीरो लेवल पर आ जाएंगे। आई डोंट फॉलो दैट मैथोडोलॉजी। तो मैं कौन सी मैथोडोलॉजी फॉलो करता हूं, मैं आपको बता रहा हूं, यूनिक है। हमेशा वी विल वर्क ऑन द कॉन्सेप्ट्स। आपको जो थ्योरी बताई जा रही है, मैं हमेशा थ्योरी को बहुत हाईली एम्फेसाइज करता हूं। थ्योरी प्लस स्टैंडर्ड डेफिनेशंस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब दिस इज मेरा मानना यह है कि हमें अपने कॉन्सेप्ट पर सबसे पहले वर्क करना चाहिए। मतलब कॉन्सेप्ट का मतलब होता है कि कोई भी चीज को समझना और ये सोचना कि यार इस चीज का एग्जैक्टली मतलब क्या होता है,
उस पर हमारा फोकस रहना चाहिए रेदर देन टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स। तो सबसे पहले थ्योरी को समझेंगे, डेफिनेशंस क्या हैं उन पर वर्क करेंगे, क्योंकि अगर आप इस तरीके से पढ़ाई करेंगे तो आपके बोर्ड एग्जाम्स की भी प्रिपरेशन हो जाएगी। किसकी प्रिपरेशन होगी दोस्तों? आपके बोर्ड एग्जाम्स की भी प्रिपरेशन होगी। तो इस केस में क्या होगा कि आपके कॉन्सेप्ट ऑटोमेटिकली धीरे धीरे अपने आप ही डेवलप होने लग जाएंगे। तो यहां पर हमें कॉन्सेप्ट्स पर एम्फेसाइज करना होगा, कॉन्सेप्ट्स पे दोस्तों वर्क करना होगा, ठीक है। हमारे यहां से कॉन्सेप्ट डेवलप होना स्टार्ट होंगे। हर कॉन्सेप्ट जो पढ़ाया जाएगा उस पर फिर आपको बेसिक लेवल के क्वेश्चंस कराए जाएंगे, ठीक है। थोड़े बहुत क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होगी और उसके बाद उस टॉपिक पे आपको होमवर्क दिया जाएगा। मेरा मानना यह है कि क्लास में 50 सवाल करने से अच्छा है, जैसे मान लीजिए मुझे एक आर्टिकल में 50 क्वेश्चंस करने हैं, तो वी बिलीव इन दैट, जो कि एक टॉप रैंक तक पहुंचने के लिए जरूरी है कि उन 50 में से 10 सवाल आप क्लास में कराइए, अलग अलग प्रोफाइल। हर अगला क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन से डिफरेंट रहना चाहिए। और उसके अलावा बचे हुए 40 सवाल जो हैं, जो बहुत बेहतरीन सवाल हैं, उन्हें आप क्लास में मत कराइए और उन 40 सवाल को आप होमवर्क दे दीजिए। मैंने क्या बोला, समझ आया? अब आप सोचेंगे क्या मतलब है सर, आप तो सीधे सीधे होमवर्क ही दे देंगे। देखो एक्चुअली में जब मैं क्लास में क्वेश्चंस करा रहा हूंगा ना, तो उस समय आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए बहुत ज्यादा टाइम नहीं मिल पाएगा। भाई एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया, अब ऐसा तो है नहीं कि मैं उसके बाद 10 मिनट तक वेट करता रहूंगा कि आप पूरी क्लास उस क्वेश्चन को सॉल्व कर ले और फिर उसके बाद डिस्कस करूंगा। मैं क्वेश्चन दूंगा, हो सकता है कि 2-3 मिनट का पॉज ले लूं, और लेकिन उसके बाद तो डेफिनेटली आई हैव टू डिस्कस इट। उसके बाद तो दोस्तों मुझे डिस्कस करना ही पड़ेगा, यस और नो। तो मुद्दे की बात, जो इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव है आप सभी के लिए, जो आपको समझना बहुत जरूरी है, वो ये है कि क्लास में वी विल डेवलप द कॉन्सेप्ट्स। उसकी जो एप्लीकेशंस हैं, वो एप्लीकेशंस आपको करने के लिए होमवर्क दी जाएगी। करके आओ ना 40 सवाल। ये 40 सवाल भी आपके क्लास नोट्स का ही पार्ट है, लेकिन जब आप घर बैठ करके होमवर्क अटेम्प्ट करेंगे तो आप रिलैक्स्ड होंगे, आप अच्छे से क्वेश्चंस को पढ़ पाएंगे, और जो कॉन्सेप्ट आपको सिखाए गए उन कॉन्सेप्ट को आप खुद अपना ब्रेन यूज करके क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। और मैं आपसे ये नहीं कर रहा कि ये 40 क्वेश्चन बस आप कर लीजिए और आपके हवाले वतन साथी हो। इन 40 क्वेश्चन को आई विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। मैं आपके मेथड्स भी सुनूंगा, आपके क्या ऑल्टरनेटिव मेथड्स हैं उन्हें भी ध्यान से सुनूंगा। तो पॉइंट इज दैट कि जो होमवर्क है ना, होमवर्क इट विल हेल्प यू टू बिल्ड योर कॉन्सेप्ट्स। जैसा कि मैंने इनिशियली बता दिया था कि दोस्त आपके लिए होमवर्क सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। समझ गए मैंने क्या बोला? तो ऐसा नहीं होगा कि आपको क्लास नोट्स में दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिले, ठीक है। हो सकता है कि जब आप अपने क्लास नोट्स को किसी और दोस्त जो कि कहीं और पढ़ता है उससे कंपेयर करें तो नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको कम देखने को मिले, लेकिन ये गारंटी है कि आपको हर प्रोफाइल के क्वेश्चंस कराए जाएंगे। जीरो से लेवल को धीरे धीरे अपग्रेड करते जाएंगे। पहली क्लास में हम एकदम से बड़ी बातें नहीं करेंगे, ठीक है। किसी भी कॉन्सेप्ट को डेवलप करते समय हम बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स के बारे में डिस्कशंस कर रहे होंगे, बहुत छोटी छोटी डेफिनेशंस पे हो सकता है हम बहुत डिटेल्ड में डिस्कशंस कर रहे हों। तो मुद्दा यह है कि सबसे पहले हमें बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करना है, जीरो लेवल से स्टार्ट करना है, और फिर जैसे 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 हमारा लेवल अपग्रेड होता जाएगा उसके बाद फिर हमें एडवांस लेवल तक पहुंचना है, ठीक है। This is a step by step process and each and everyone should have to follow this process. इस प्रोसेस को आप सभी को फॉलो करना है। मैंने क्या कहा दोस्तों, आई होप सो आप सभी को समझ आ गया होगा। होमवर्क इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ योर क्लास नोट्स। होमवर्क इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ क्लास करिकुलम। लेकिन आई डोंट फॉलो दैट प्रोसेस जिसमें मैं पिछले 10 साल के पीवाईक्यू आपको क्लास में करा दूं और आपको ये फील करा दूं, एक सीडो वाली फीलिंग कि देखो देखो आपसे पीवाईक्यूज हो रहे हैं। आई डोंट बिलीव इन इट। मेरा मानना यह है कि आप घर जाइए, उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करिए, दिमाग लगाइए, अपने ब्रेन को डेवलप करिए, क्योंकि आपके ब्रेन का ग्रो होना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और वो आपका तभी डेवलप होगा जब आप सेल्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्वेश्चंस
पेन चला रहे हैं, रगड़ रहे हैं, दो दो मेथड से आंसर निकाल रहे हैं, अगली क्लास में आकर के डिस्कशन को बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। हो सकता है एक ही सवाल को सॉल्व करने के मैं आपको मल्टीपल अप्रोचेस बता रहा हूं, उन मल्टीपल अप्रोचेस को आप अपने क्लास नोट्स में या होमवर्क कॉपी में नोट डाउन कर रहे हैं और घर जाकर के उन क्वेश्चंस को दोबारा से रीअटेम्प्ट कर रहे हैं। दिस इज अ प्रोसेस टू डेवलप योर कॉन्सेप्ट, दिस इज अ प्रोसेस दैट विल हेल्प यू टू रीच द टॉप रैंक्स इन IIT JEE। दिस इज अ मेथडोलॉजी जो मोस्ट ऑफ द टॉप रैंकर्स फॉलो करते हैं। और अगर आप किसी भी टॉप रैंकर को जानते हैं दोस्त, अगर आपके घर परिवार में कोई भी टॉप रैंक कर रहा है, आप उससे पूछिएगा, दिस इज अ प्रोसेस दैट इज अ कोटा मेथडोलॉजी, जहां पे कंटेंट डिलीवर करते समय थ्योरी डेफिनेशंस को बहुत डीप डाइव करके बताया जाएगा और उसके बाद आपको होमवर्क में अच्छे खासे क्वेश्चंस दिए जाएंगे। ठीक, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक मिनट, अब आते हैं कि सर हर दिन कितने घंटे पढ़ना होगा, हाउ मेनी नंबर ऑफ आवर्स, बताइए कितने घंटे पढ़ना होगा। और हाउ टू मैनेज द टाइम, 10 घंटे, 12 घंटे, 16 घंटे, 12 से 14 घंटे। भाई साहब इतने घंटे पढ़ोगे आप लोग, 14 घंटे पढ़ लोगे, भाई मानना पड़ेगा यार। 42 आवर्स, वाह भाई केदर, 42 आवर पढ़ेगा तू एक दिन में, है अंतर्यामी है। कहाँ से आया है, कौन से प्लेनेट पे रहता है भाई ये ये बाबू भैया कहीं दूसरे प्लेनेट से आए हैं। देखिए मैं अब आपको बताने जा रहा हूं, सिंपल सी बात है दोस्त, आपको पूरे दिन में आपके पास 24 घंटे हैं, उन 24 घंटों में आपको ऐसी किसी भी एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होना है जो कि आपकी जेई प्रिपरेशन के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। मतलब देखो सिंपल सी बात है, मैंने पढ़ाई करी और मान लीजिए मैंने 60 मिनट पढ़ाई करी, मतलब 1 घंटे पढ़ा, उसके बाद मेरी बॉडी टायर्ड फील कर रही है, तो मैं दोबारा से एनर्जी रिगेन करना चाहता हूं, उसके लिए मैं रिफ्रेश फील होना चाहता हूं, तो ओके आप म्यूजिक देख सकते हैं, आप चाहें तो उस समय जाकर के आप कोई गेम प्ले कर सकते हैं, लेकिन आप सिर्फ और सिर्फ उन्हीं एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो जो आपकी प्रिपरेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। आप अपने जीवन के 24 आवर्स को इस तरीके से बैलेंस करके चलिए कि आप अपनी फिजिकल और मेंटल हेल्थ पर भी ध्यान दे पाए। दिस इज ऑल्सो प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। आप थोड़ा बहुत फिजिकल एक्सरसाइजेस भी करें, आप अपना होमवर्क पूरा प्रॉपर तरीके से कंप्लीट करें, और इसके अलावा आप थोड़ा बहुत समय जो है वो रिवीजन के लिए भी निकालें। और मेरा मानना है कि पूरे दिन में आपको टाइम को इस तरीके से अपने आप को मैनेज करना होगा, ठीक है, कि अननेसेसरी, जैसे फॉर एग्जांपल मेरा मानना यह है कि एक स्टूडेंट जो जेई जैसे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है उसके लिए 7 आवर्स की स्लीपिंग सफिशिएंट है। मतलब 7 घंटे सोना सफिशिएंट है, तो उतना ही सोइए जितना आपके लिए जरूरी है। अब पता चले कि एक दिन हम 10 घंटे सो गए, अगले दिन क्या हुआ, हमारे ऊपर प्रेशर आ गया, तो उस दिन हमने 2 या 3 घंटे ही सोए। इस तरीके से अनबैलेंस नहीं करना है ना, टू मतलब किसी एक दिन बहुत ज्यादा किसी एक दिन बहुत कम, इस तरीके से नहीं करना है। जितना जरूरत है बॉडी को खाने की उतना ही खाइए। ऐसा नहीं है कि किसी दिन आपका कोई फेवरेट कुछ फूड बन गया घर में, या कहीं घर में फैमिली के साथ बाहर गए, कुछ आपको ऐसी पसंदीदा आपके क्या बोलते हैं फेवरेट डिशेस मिल गई, पता चला लपालप ओवरफ्लो कर लिया और घर आकर के आ हा हा बहुत आनंद आ रहा है, और उसके बाद आप घर आकर के सो गए। ये सब भी नहीं करना है। हर चीज उतना ही करिए जिससे आपकी जेई की प्रिपरेशन अफेक्ट ना हो। आप ऐसा कुछ भी मत करिए जैसे जंक फूड वगैरह खा रहे हैं, पता चले कि आपकी हेल्थ ही खराब हो जाए। भाई हेल्थ शुड बी योर फर्स्ट प्रायोरिटी, क्योंकि जब आप फिट रहेंगे ना तभी आपका पढ़ाई करने का मन करेगा, और तभी आपको चीजें समझ में आएंगी, और तभी आप सब्जेक्ट में अपना इंटरेस्ट डेवलप कर पाएंगे। तो आपको उतना ही खाना है, उतना ही सोना है, उतना ही अदर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होना है जितना कि आपके लिए जेई प्रिपरेशन के लिए जरूरी है।
मतलब ईच एंड एवरी मिनट, या मैं कह सकता हूं ईच एंड एवरी मोमेंट, हर एक मोमेंट जो है वो दोस्तों बहुत सिंपल सा है कि आपकी प्रिपरेशन को डिवोट होना चाहिए। और याद रखना कि 30 to 45 मिनट्स एवरी डे आप कोई ना कोई फिजिकल वर्कआउट करिए। फिजिकल वर्कआउट क्या सर जिम जाना है? नहीं नहीं, जिम वगैरह नहीं जाना। आप कोई भी आउटडोर गेम प्ले कर सकते हैं, ठीक है, या फिर आप वॉक कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसा वर्कआउट करिए जिसमें आपकी बॉडी की जो एनर्जी है ना वो एग्जॉस्ट हो। आप रनिंग कर सकते हैं, आप कोई गेम खेलते हैं वो गेम प्ले कर सकते हैं, लेकिन 30 to 45 मिनट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप साइकिलिंग करते हैं, आप साइकिलिंग करिए, वॉट एवर वॉट यू लाइक। आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, आप घर में ही इस तरीके से जंप करिए, लेकिन बहुत जरूरी है ये। इससे क्या होगा पता है कि आपकी जो एनर्जी है ना वो एग्जॉस्ट होगी, आप फ्रेश फील करेंगे और आप बहुत अच्छे से मेहनत कर पाएंगे। तो यू हैव टू मैनेज ऑल द थिंग्स। आपको सन्यासी नहीं बनना है। सन्यासी मतलब कि भैया बस पूरे दिन बैठे हुए हैं, जैसे मैं देखता हूँ लोगों को मोनोटोनस लाइफ हो जाती है, ऐसा लगता है जिंदगी से मोहब्बत ही उनकी खत्म हो चुकी है। यूं बैठे रहेंगे पूरे दिन स्क्रीन पर, लेक्चर्स देखते रहेंगे, नोट्स बनाते रहेंगे, लेक्चर्स देखते रहेंगे, नोट्स बनाते रहेंगे, लेक्चर खत्म हो गए होमवर्क करते रहेंगे, अपनी जगह से हिल ही नहीं रहे, या फिर मोबाइल में गेम खेलते रहेंगे। ये सब नहीं करना है यार, है ना। इससे क्या होगा कि आप बहुत लंबे समय तक इस जर्नी में ना कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। आफ्टर द सम टाइम क्या होगा कि यू फील डिस्ट्रैक्टेड, या फिर क्या होगा कि धीरे धीरे आपका इंटरेस्ट जो है वो सब्जेक्ट में भी कम होने लग जाएगा। ठीक, तो आप इन सब चीजों को इस तरीके से मैनेज करिए। मतलब मेरा मानना यह है कि दोस्तों आपको पूरे दिन में अपनी एकेडमिक एक्टिविटीज, मतलब क्लासेस वगैरह, होमवर्क वगैरह को मिला करके लगभग 12 आवर्स उन सारी एक्टिविटीज में देने हैं। और बचे हुए जो 12 घंटे हैं, उन 12 घंटे में आपकी बची हुई सारी एक्टिविटीज हो जानी चाहिए, जिसमें आपका खाना खाना, पेरेंट्स से इंटरेक्शन करना, फिजिकल एक्सरसाइजेस, दोस्तों से बात करना, सोना। मतलब ये 1:1 का रेशियो है भाई, सिंपल सी बात है। 12 hours for your academics, for your classes to complete your homework, for your revision, and 12 hours for the rest of the things. ठीक है, this is the way that you have to follow. बहुत सिंपल सा रूल है, 1:1। 12 घंटे हमें फुली एनर्जेटिक रह के अपने एकेडमिक्स पे वर्क करना है, जिसमें हम अपनी क्लासेस करेंगे, होमवर्क कंप्लीट करेंगे, अपने डाउट्स क्लियर करेंगे, रिवीजन करेंगे, अपने नोट्स बनाएंगे। और बचे हुए 12 घंटे, सर क्या इससे टॉप रैंक आ जाएगी? हाँ, बहुत आराम से आ जाएगी। और ये मैं वो प्लान बता रहा हूँ, ये कोई मैं आपके ऊपर एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहा हूँ, ये मैं अपने लाइफ का वो तजुर्बा बता रहा हूँ जो मेरे स्टूडेंट्स फॉलो करते हैं और टॉप रैंक्स तक पहुंचते हैं। ठीक है सर, क्या आप टाइम टेबल बना सकते हैं? देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रुद्र ने जो बात बोली कि सर टाइम टेबल। दोस्तों टाइम टेबल आपको किसी और का फॉलो नहीं करना है। आज के बाद ये क्वेश्चन मुझसे कोई भी नहीं पूछेगा, सर टाइम टेबल। एक बात बताइए, आपने लाइफ में इससे पहले कभी टाइम टेबल बनाया? हाँ या ना में जवाब दीजिएगा, यस और नो। क्या आपने लाइफ में इससे पहले कभी टाइम टेबल बनाया? आप में से कुछ लोगों ने बनाया होगा। अब एक बात बताइए, उस टाइम टेबल को आपने कितने नंबर ऑफ डेज फॉलो किया है? हाउ मेनी नंबर ऑफ डेज जब आप उस टाइम टेबल को फॉलो करते हो? मुझे लगता है मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1 या 2 दिन, उससे ज्यादा तो नहीं। मुद्दा यह है कि दोस्तों टाइम टेबल को बनाने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमने लाइफ में जो बेसिक्स रूल है उसको हम इंप्लीमेंट करें। ठीक है, और टाइम टेबल आपका खुद का होना चाहिए यार। किसी को किसी टाइम जोन में पढ़ना पसंद है, कोई मॉर्निंग आवर्स में पढ़ना पसंद करता है, कोई इवनिंग आवर्स में पढ़ना पसंद करता है, तो ये टाइम टेबल आपका खुद होना चाहिए। आप इस खेल के खिलाड़ी हैं, आपको मैं टाइम टेबल देता हूं और आप उस टाइम टेबल को फॉलो करते हैं, क्या आपको लगता है कि आप बहुत अच्छा कर सकते हैं? एक बात बताना, एक विराट कोहली है, एक रोहित शर्मा है, दो बैट्समैन है, टॉप बैट्समैन है। क्या ये दोनों एक सेम स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हैं? क्या इन दोनों का माइंडसेट एक जैसा है? बताइए, आप खुद बताइए। नहीं है ना। दोनों की खेलने की स्ट्रेटेजी बिल्कुल डिफरेंट है, दोनों का कंफर्ट जोन एकदम अलग अलग है।
तो उसी तरीके से हर इंडिविजुअल स्टूडेंट, हर स्टूडेंट, जो आप भी यहाँ जितने भी बैठे हुए हैं, हर इंसान को ऊपर वाले ने अलग बनाया। यू आर द यूनिक। आप इस दुनिया में यूनिक हैं और आपके जैसा कोई और नहीं है। तो यू हैव टू फाइंड आउट कि आपके लिए क्या बेस्ट हो सकता है। आप किसी और के टाइम टेबल को फॉलो नहीं करेंगे, आपका टाइम टेबल खुद का अपना होना चाहिए। और किसी और के टाइम टेबल को फॉलो करके आप लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो सकते, आप बहुत अच्छी रैंक तक नहीं पहुंच सकते। अगर कल रोहित शर्मा धोनी की स्टाइल को फॉलो करता है या फिर रोहित शर्मा विराट कोहली की स्टाइल को फॉलो करेगा, तो मैं जानता हूं कि वो बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगा, वो जो है वो नहीं रह पाएगा। आपकी अपनी खुद की पर्सनल आइडेंटिटी है। यू आर द यूनिक, यू आर द स्पेशल वन। तो टाइम टेबल किसी और का नहीं होगा। आजकल YouTube पे बहुत सारे लोग आते हैं, टाइम टेबल आपके साथ शेयर करते हैं और आपको बताना शुरू करते हैं इस टाइम टेबल को फॉलो करिए, आप जेईई में टॉप रैंक ला देंगे। ये सब फालतू के मिथ हैं। प्लीज इन सब मिथ में बिल्कुल भी मत पड़ेगा। मैं आपको जो बता रहा हूं वही सत्य है, इसके अलावा कुछ भी सत्य नहीं है। क्लियर है? आप हमेशा देखिए, सिंपल सा। तो सर फिर करना क्या है? देखो, करना ये है, जब आप रात को सोने जाएंगे ना, हर रात को सोने से पहले सुन लीजिएगा, बहुत लंबी प्लानिंग नहीं करनी है। वेन एवर यू आर गोइंग टू स्लीप इन द नाइट, सुनिएगा, आप सोने से पहले, ये हैबिट सभी को डेवलप करनी है, ये हैबिट सभी को दोस्तों डेवलप करनी है। सोने से पहले आप एक अपने पास डायरी रखिए, आपकी पर्सनल डायरी होनी चाहिए। आप एक पेन लीजिए और उसमें नेक्स्ट डे के टारगेट्स लिखिए। जैसे सपोज आज रात को मुझे सोना है, आज कितनी तारीख है? 2 अप्रैल। तो रात को मैं डायरी में डेट मेंशन करूंगा 3 अप्रैल, और कल मुझे कौन कौन से टास्क कंप्लीट करने हैं। टास्क मतलब कि मुझे जो एकेडमिक कंटेंट है उसमें कौन सी एक्सरसाइज बनानी है, कहां से रिवीजन करना है, उन सारे टास्क को आप लिखना स्टार्ट करिए जो आपको नेक्स्ट डे कवर करने हैं। राइट डाउन ईच एंड एवरी टास्क। जैसे फॉर एग्जांपल, मुझे किसी मॉड्यूल की एक्सरसाइज OE1 करनी है, मुझे कोई 10th का चैप्टर है जो सर ने बोला है कि बेटा इसको रिवाइज करना है, ठीक है, मुझे अपने क्लास नोट्स पढ़ने हैं, व्हाटएवर जो भी टास्क है उनको प्लीज मेंशन करिए हर रात को सोने से पहले, और अगले दिन उठ करके जस्ट सेट T बराबर 0 और इन टास्क को कंप्लीट करने में लग जाइए। दोस्तों ये आप नेक्स्ट 30 डेज तक फॉलो करिए। मैं आपको बता रहा हूं कि इस हिंदुस्तान में अगर मैं ये कहूं कि 15 लाख लोग जेईई जैसे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो अगर आपने 1 महीने तक फॉलो कर लिया तो उनमें से 5 लाख लोगों को तो आप ऐसे ही पीछे छोड़ देंगे। सर व्हाई देयर आर 2 निम्बस बैचेस एंड बोथ आर डिफरेंट? बेटा वो डिफरेंट नहीं है, वो क्या है ना कि एक ब्रिज कोर्स चला था और वो मर्ज है, ठीक है, क्लासेस तो आज से ही स्टार्ट हुई हैं, वो मर्जिंग नहीं हो पाई है, ठीक है। वो आज के बाद आपको 2 बैचेस नजर नहीं आएंगे। समझ में आया? तो क्या करना है आपको? क्लियर है ये बातें? कोई भी एक वीक का टाइम टेबल नहीं बनाएगा, कोई भी एक मंथ का टाइम टेबल नहीं बनाएगा। हर रात को सोने से पहले अगले दिन को प्लान करिए कि अगले दिन सुबह उठ करके क्या क्या करना है, वो टास्क लिखिए, सुबह उठिए, चुटकी बजाइए, फटाफट से शुरू हो जाइए, टास्क को अपने कंप्लीट करते जाइए। हो सकता है एक दिन में अगर आपने 10 टास्क लिखे हो तो उन 10 टास्क में से आप लोग 4 या 5 ही टास्क को कंप्लीट कर पाओ। डोंट डीमोटिवेट। रात को फिर से बैठिए, सोचिए कि कहां पर मैंने अपना अननेसेसरी टाइम वेस्ट किया। अपने आप से कमिटमेंट करिए कि नेक्स्ट डे ये गलती मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगा। गलतियां सबसे होती हैं, लेकिन गलतियों को बार बार रिपीट नहीं करना होता। फिर से दोबारा से अपने नए टास्क बनाइए, फिर रात को सोइए, फिर अगले दिन उठिए, मतलब हर दिन अगले दिन की प्लानिंग करिए, और अगले 1 महीने तक आप ये करके देख लीजिए। दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं 5 लाख लोग तो वैसे ही पीछे हो जाएंगे, और आपने आने वाले अगले 8 महीने अगर इसी शेड्यूल को फॉलो कर लिया तो आप लोग हिंदुस्तान में टॉप 1 लाख स्टूडेंट्स के अंदर आ चुके होंगे, सिर्फ इस शेड्यूल को फॉलो करके। टारगेट बहुत जोश में मत बनाइएगा, ये भी बात आप याद रखिएगा। टारगेट वही बनाएगा जो जेन्युइन है, मतलब इतने ही टास्क आप लिखिए जिन टास्क को आप अगले दिन कंप्लीट कर सकते हैं, या आपको लगता है कि यार इतना तो मैं कर पाऊंगा। अगर आपको लगता है कि यार इतने टास्क नहीं हो पाएंगे, तो जो टास्क में प्रायोरिटी लिस्ट पर चीजें हैं उनको पहले कंप्लीट करिए और बाद में फिर अदर टास्क को कंप्लीट करिए। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू गाइस? तो आज के बाद सब भी बताइए, क्या आज के बाद आप YouTube पर इस तरीके से सर्च करेंगे कि बेस्ट इफेक्टिव टाइम टेबल?
क्या आज के बाद स्केल से लाइन खींच खींच करके मैं सुबह इतने बजे उठूंगा, ये करूंगा, क्या ये सब करने की जरूरत है? ये सब ड्रामेबाजी नहीं करनी है यार, मैं बहुत क्लियरली बता रहा हूं। देयर इज नो मीनिंग ऑफ सच काइंड ऑफ अ थिंग्स। 12 घंटे एकेडमिक्स को देना है, सिंपल सी बात है। हर रात को सोने से पहले अगले दिन प्लान करेंगे और अगले दिन उसे एग्जीक्यूट करेंगे, सिंपल सी बात ये। कोई ड्रामेबाजी नहीं करनी है किसी को भी, ये नौटंकी है। और ये नौटंकी करने वाले लोग इस मैदान में बहुत लंबे समय तक टिक नहीं पाते हैं, बहुत ही क्लियरली बता दूं। हो सकता है आपको मेरी बातें थोड़ी सी ऑफेंसिव लग रही हो, आपको लग रहा हो यार सर ये कैसी बातें बता रहे हैं। मैंने आपको पहले ही बोला था, मैं वही बताऊंगा जो आपके जेई में टॉप रैंक तक पहुंचाने के लिए इंपॉर्टेंट है। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप गुड फील कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, आई डोंट केयर अबाउट इट। और मैं आपके साथ कोई गद्दारी नहीं कर सकता, हमारे यहाँ पर ऐसा ही होता है, सिंपल सी बात है। मैं आपको बता दूं, सच यही है, इसके अलावा कुछ भी सच नहीं है। डन। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। सारे पॉइंट आप लोग जो सुन रहे हैं बेटा, आज की क्लास याद रखना, थ्रू आउट द ईयर ये सारे पॉइंट्स को हम लोग फॉलो करने वाले हैं। इसलिए आप देख रहे होंगे कि आज मैं आपको कोई भी एकेडमिक कंटेंट नहीं पढ़ा रहा हूं, क्योंकि टुडे इज अवर ओरिएंटेशन सेशन। और इस ओरिएंटेशन में मैं आपको सारी वो चीजें बता रहा हूं जो आपकी जेई प्रिपरेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, व्हाट अबाउट द सर कोर्स फ्लो? कोर्स का फ्लो क्या रहेगा? कौन कौन से चैप्टर्स हमें पढ़ाए जाएंगे? यस, देखिए हमारा जो कोर्स का फ्लो है, वो कोर्स का फ्लो वो होता है जो हम यहाँ पे कोटा में फॉलो करते हैं। सिंपल सी बात ये है, ठीक है। ये कोर्स फ्लो अदर इंस्टीट्यूट से डिफरेंट हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। हमारा फ्लो वो है जो मोस्ट इफेक्टिव फ्लो है, जो कि अच्छी रैंक तक पहुंचने के लिए इंपॉर्टेंट है। हम यहां पर सबसे पहला चैप्टर जो पढ़ेंगे दैट इज यूनिट एंड डायमेंशन। यहां पे हम एरर वाला जो सेक्शन है वो अभी नहीं पढ़ेंगे, बहुत ही क्लियरली बता देता हूं। एनसीईआरटी अगर आप देखेंगे तो वहां पे एरर, सिग्निफिकेंट फिगर, ये सब दिया होता है, वो हम अभी कवर नहीं करते हैं। यहां पर हम यूनिट एंड डायमेंशंस पढ़ेंगे इस चैप्टर को। इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर आएगा दैट इज वेक्टर्स प्लस बेसिक मैथमेटिक्स। बहुत ही बेसिक मैथ्स, लाइक ट्रिग्नोमेट्री, थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट कुछ फॉर्मूलाज है ना, ये सब हम यहाँ पढ़ेंगे। यूनिट एंड डायमेंशन जो चैप्टर है वो आप ये मान के चलिए कि लगभग 4 से 5 लेक्चर तक चलेगा। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और यहाँ से हमारे फंडामेंटल कॉन्सेप्ट डेवलप होना स्टार्ट होते हैं। इसके बाद जब हम बात करते हैं वेक्टर्स की, वेक्टर्स प्लस बेसिक मैथमेटिक्स, ये लगभग आप ये मान करके चलिए कि मैक्स टू मैक्स 9 से 10 लेक्चर होंगे। देखिए मैं एग्जैक्ट 9 नहीं बोल रहा हूँ या एग्जैक्ट 10 नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि आपको पता है कि क्लासेस के दौरान ऐसा हो सकता है एक आध लेक्चर एक्सटेंड भी हो जाए या एक आध लेक्चर कम भी लगे, ऐसा होता है, आप समझ रहे हैं। ऐसा तो है नहीं है कि भाई मैं भी इंसान ही हूँ, आप भी इंसान ही है। हो सकता है कि किसी क्लास में आपने ज्यादा डाउट्स पूछ लिए या कोई क्लास में हमने कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर लिया, तो हो सकता है 1-2 लेक्चर ऊपर नीचे हो जाए। अब आप उसमें ये मत कहिएगा अरे सर आपने तो बोला था 9 लेक्चर और यहाँ तो 10 हो गए, अरे सर ये क्या हो रहा है, कोर्स पीछे हो चुका है, अरे बहुत गलत हो रहा है हमारे साथ। ये सब फालतू की बातें मत करिएगा, ठीक है। जैसा मैंने बोला आपको अनभक्त बन के चुपचाप से फॉलो करिएगा, ठीक है। सिलेबस कंप्लीट कराना मेरी जिम्मेदारी है, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि क्या कोर्स फ्लो रहेगा, किस चैप्टर के कितने लेक्चर्स चाहिए। उसमें आपको अपना ज्ञान देने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर लेक्चर ज्यादा लग रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे कंपेंसेट कर लिया जाएगा, ठीक है। 1-2 लेक्चर ऊपर नीचे हो सकता है, कोई यहाँ पे प्रोग्राम वो नहीं चल रहा है। मान लीजिए मैंने कोई आर्टिकल आपको समझाया और मान लीजिए मैंने उस आर्टिकल पे आपको 2 या 3 सवाल कराए और मान लीजिए उसके बाद भी मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने कहा कि सर समझ नहीं आया अभी तक, या सर मेरे को कॉन्फिडेंस फील नहीं हो रहा, या फिर मान लीजिए आपने ये कहा कि सर मेरा ये चैप्टर तो अच्छे से क्लियर है लेकिन ये वाला जो सेगमेंट है ना सर, इसमें मुझे अभी कॉन्फिडेंस नहीं आया, क्या थोड़ी और प्रैक्टिस करा सकते हैं? तो हो सकता है कि अगले लेक्चर में मैं उन पर्टिकुलर प्रोफाइल पर जिसमें आपको डाउट है उसके मैं अलग से आपके साथ 20 या 30 क्वेश्चन डिस्कस करूं। तो देखिए दिस विल बी अ प्लस और माइनस, ये मेरी जिम्मेदारी है कि मुझे किस चैप्टर को कितनी देर तक पढ़ाना है, कितने लेक्चर्स में कंप्लीट करना है। तुम्हें तो क्या करना है, चुपचाप से अंधभक्त बन के उसे फॉलो करना है, ठीक है।
इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर है दैट विल बी द काइनेमेटिक्स 1D। जब हम काइनेमेटिक्स 1D पढ़ रहे होंगे तो यहाँ पे हम कुछ मैथमेटिकल टूल्स के बारे में भी चर्चा करेंगे, लाइक डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ठीक है। और फिर हम उसके 1D को कंप्लीट करेंगे। 1D को कंप्लीट करने में लगभग आप ये मान के चलिए 12 लेक्चर लगेंगे। फिर इसके बाद हम बात करेंगे काइनेमेटिक्स 2D। काइनेमेटिक्स 2D में 4 से 5 लेक्चर लग सकते हैं। इसके बाद यहां पर आएगा रिलेटिव मोशन। इस रिलेटिव मोशन में दोस्तों लगभग हमें 6 लेक्चर लगेंगे। कहने के लिए पूरा एक सेगमेंट ही है, कहने के लिए पूरा एक सेगमेंट है 1D 2D प्लस रिलेटिव मोशन, ठीक है। इसमें लगभग आप ये मान के चलिए लगभग 6 लेक्चर लगेंगे, ठीक। एक दो ऊपर नीचे भी होगा, क्लियरली बात। इसके बाद यहां तक ये सेगमेंट कवर होने के बाद अगला जो सेगमेंट आपका स्टार्ट होगा वो सेगमेंट पता है क्या होगा? वो सेगमेंट होगा आपका एनएलएम प्लस फ्रिक्शन, ठीक है। उसके बाद जो अगला सेगमेंट स्टार्ट होगा एनएलएम प्लस फ्रिक्शन में लगभग आप ये मान करके चलिए लगभग आपके 14 लेक्चर लगेंगे। इसके बाद फिर आएगा आपका सर्कुलर मोशन, फिर इसके बाद आएगा आपका वर्क पावर एनर्जी। हाँ, एनएलएम का मतलब है न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। एनएलएम का मतलब क्या है? न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। जहां पे बेसिकली हम फोर्सेस के बारे में डिटेल में चर्चा करते हैं। उसके बाद वी विल टॉक अबाउट अ वर्क पावर एनर्जी। सर्कुलर मोशन में 5 से 6 लेक्चर, वर्क पावर एनर्जी में 12 से 13 लेक्चर। ये आपका कोर्स तो रहेगा, ठीक है। इसके बाद सर आगे क्या होगा? इसके बाद 9th चैप्टर है दैट इज सेंटर ऑफ मास एंड कोलिजन, इसको COM भी कहते हैं। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर 14। इसके बाद 10th आएगा रोटेशनल मैकेनिक्स। ये मान करके चलिए लगभग 18 लेक्चर। ये पूरा जो सेगमेंट मैंने इस साइड में आपके सामने लिखा है लेफ्ट साइड में दोस्तों, ये पूरा सेगमेंट आपका मैकेनिक्स का सेक्शन है। मतलब मेरा मानना यह है कि फिजिक्स का ये वो सेक्शन है जो कि आपके बचे हुए फिजिक्स के सारे सेक्शन को आपस में कनेक्ट करता है, समझे? मतलब हम इस कोर्स फ्लो को फॉलो कर रहे हैं और इसके बाद फिर आगे सर क्या होगा? इसके बाद अब हम फिजिक्स के एक अगले सेक्शन में एंटर होंगे। ये जो सेगमेंट है ये है मैकेनिक्स, जो कि काफी बड़ा सेगमेंट है और आप ये मान करके चलिए सबसे ज्यादा हाई वेटेज सेगमेंट में से एक है। मतलब अगर मैं जेई की एग्जाम की बात करूं तो जेई एग्जाम में सिर्फ इस सेगमेंट से लगभग 30% क्वेश्चन आते हैं। मतलब 30% जो सेगमेंट है वो यहां से यूज होता है। फिर इसके बाद आगे यहां पर इलास्टिसिटी, कैलोरीमेट्री एंड थर्मल एक्सपेंशन कवर होगा। इलास्टिसिटी, थर्मल एक्सपेंशन प्लस कैलोरीमेट्री। फिर इसके बाद आएगा आपका हीट ट्रांसफर, ठीक है। इसके बाद आएगा आपका केटीजी एंड थर्मोडायनेमिक्स। इसके बाद फिर आएगा आपका फ्लूइड। इसके बाद फिर आएगा आपका एसएचएम। इलास्टिसिटी, थर्मल एक्सपेंशन और कैलोरीमेट्री लगभग आप ये मानिए 8 से 9 लेक्चर्स। हीट ट्रांसफर में आप मान करके चलिए 2 पार्ट होते हैं हीट ट्रांसफर में, एक रेडिएशन और एक कंडक्शन। दोनों पार्ट मिलाकर के लगभग आपको लगेंगे 7 लेक्चर। केटीजी और थर्मोडायनेमिक्स में दोनों पार्ट्स को मिलाकर के, केटीजी का मतलब होता है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस और थर्मोडायनेमिक्स, इसको मिलाकर के लगभग आपको 7 लेक्चर लगेंगे। फ्लूइड एक
जो चैप्टर है उसमें लगभग आप मान के चलिए लगभग आपको 12 से 13 लेक्चर लगेंगे, और एसएचएम में लगभग आप मान के चलिए 9 लेक्चर्स लगेंगे। दिस इज अ कोर्स फ्लो जिसे हम यहाँ पे फॉलो करेंगे। कुछ पर्टिकुलर चैप्टर्स जो हैं जिसे हम क्लास 11th में अभी कवर नहीं करेंगे वो मैं आपको पहले ही बता दूं, जिसमें एक है ग्रेविटेशन और दूसरा है वेव्स वाला सेक्शन। सर व्हाट इज एसएचएम? एसएचएम इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। एसएचएम इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। यस, अब सवाल ये उठता है कि सर ग्रेविटेशन क्यों नहीं पढ़ाया गया? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जब आप क्लास 12th का टॉपिक पढ़ लेते हैं उसके बाद हमें ग्रेविटेशन बहुत आसानी से समझ में आ जाता है, क्योंकि ग्रेविटेशन उसी एनालॉजी को फॉलो करता है जो एनालॉजी हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में यूज करते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को पढ़ने के बाद फिर हम ग्रेविटेशन पढ़ते हैं। ठीक है, हम ग्रेविटेशन अगर डायरेक्टली क्लास 11th में पढ़ते हैं तो ये हमारे लिए वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट बन जाता है। इलेक्ट्रो पढ़ने के बाद हम ग्रेविटेशन जो है मात्र 3 से 4 लेक्चर में पूरा बाइंड अप कर देते हैं। तो इसीलिए हम ग्रेविटेशन वाला जो सेक्शन है उसे 12th में पढ़ते हैं। इसके अलावा सर वेव्स वाला सेक्शन तो रह गया ना, वेव्स ऑन अ स्ट्रिंग एंड साउंड वेव। हाँ बिल्कुल रह गया दोस्तों, इसे भी हम 12th के सेक्शन के साथ कवर करते हैं। रीजन क्या है? वेव्स वाले सेक्शन में कैलकुलस का यूज होता है। किसका? कैलकुलस का। अब कैलकुलस आपको पता होगा मैथ्स में आपको 12th में पढ़ाया जाता है। ठीक, तो जब आप मैथ्स में वो कैलकुलस पढ़ लेते हैं उसके बाद वेव्स में आपको और बेहतर अंडरस्टैंडिंग आती है। तो ये जो मैंने आपको दोस्तों कोर्स फ्लो बताया, इस कोर्स फ्लो को हम फॉलो करेंगे इन क्लास 11th। ये कोर्स फ्लो आपका क्लास 11th में फॉलो किया जाएगा। ठीक है भाई, समझ में आ गया? इसके अलावा सर ये सिलेबस लगभग कब तक कंप्लीट होगा? ये आप मान करके चलिए लगभग मिड ऑफ द दिसंबर। मिड दिसंबर मतलब आप ये मान सकते हैं कि 15 से 20 दिसंबर के लगभग। दो 2025 में, बिल्कुल 2025 में दिसंबर तक इतना आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, नहीं नहीं सॉरी, इसमें एक एसएचएम भी है, माफी चाहूंगा। एसएचएम वाले सेक्शन को अगर कवर करते हैं तो ये मिड ऑफ द दिसंबर नहीं, एंड ऑफ द दिसंबर तक जाएगा। एंड ऑफ द दिसंबर, और ये मान करके चलिए लगभग आपका 25 से 31 दिसंबर के बीच में जाएगा। ये समझ आ गया? क्लियर है दोस्तों? ये कोर्स फ्लो रहेगा, इसको याद रखिएगा। नंबर ऑफ लेक्चर्स भी लगभग मैंने आपके सामने लिख करके बता दिए हैं। आपको ये आइडिया लग गया होगा कि किस फ्लो को हम फॉलो करने वाले हैं। और देखो एक बात बता दूं, थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रहिएगा। फ्लेक्सिबल किस चीज को लेकर के? वही नंबर ऑफ लेक्चर्स को लेकर के, है ना। अब किसी में 1-2 लेक्चर ज्यादा भी लग सकते हैं, किसी में 1-2 लेक्चर कम भी लग सकते हैं। सर एनएससीपी इतना सिलेबस पढ़ के दे सकते हैं क्या? देखो पढ़ दे तो सकते हो बेटा, लेकिन क्या है कि कुछ ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर नहीं पाओगे, क्योंकि एनएससीपी का जो सिलेबस है वो वही सिलेबस है जो आपका जेई एग्जाम का सिलेबस है। मतलब उसमें क्लास 11th भी आती है और क्लास 12th भी आती है। तो एनएससीपी में आप ये मान करके चलिए कि देखो एनएससीपी का जो एग्जाम है वो होगा इन द लास्ट वीक ऑफ नवंबर। तो नवंबर के लास्ट वीक तक आप ये मान करके चलिए कि लगभग आपका सिलेबस यहां तक हो पाएगा। तो आप दे सकते हैं 60 क्वेश्चन आएंगे, 60 में से लगभग आप ये मान के चलिए कि 25 से 30 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, बोलो डन। सर क्लास कौन कौन से दिन होगा? अच्छा, ये पूछना चाह रहे हैं क्लास कौन कौन से दिन होगा। देखो अभी मैं दिन का कमिटमेंट नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, अभी क्या होगा कि आने वाले अपकमिंग डेज में आपको इसके बारे में भी पता चल जाएगा। 4 दिन क्लास होगी। अब वो 4 कौन कौन से दिन होंगे उसके बारे में अभी कोई कमिटमेंट नहीं है। ठीक, हाँ देखिए अब आप कह रहे होंगे कि सर स्कूल एग्जाम्स वगैरह के लिए ग्रेविटेशन और वेव्स कैसे करेंगे? तो देखो उस लेवल के लिए मैं आपको रिसोर्सेज प्रोवाइड कर दूंगा, मैं आपको रिकॉर्डेड लेक्चर प्रोवाइड कर दूंगा कि आप जाकर के उन रिसोर्सेज को फॉलो करके एटलीस्ट आप अपने स्कूल के एग्जाम दे सकते हो। ठीक है,
अब जो इस बात को लेकर के पैनिक हो रहे हैं कि सर हमारे स्कूल के एग्जाम्स में ये चैप्टर्स आएंगे तो कैसे होंगे, तो उसके लिए मैं पैरेलली आपको एडिशनल रिसोर्सेज प्रोवाइड कर दूंगा। आप उन रिसोर्सेज को फॉलो कर लीजिएगा, आपके स्कूल लेवल का तो काम वैसे ही हो जाएगा, क्योंकि आपको भी पता है कि स्कूल लेवल पर किस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, है ना भाई। तो वो तो आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत ही नहीं है। ठीक, कोर्स फ्लो सभी को क्लियर हो चुका है। हाँ हो सकता है बेटा, बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, मेरे कई सारे स्टूडेंट्स हैं जो क्लास 11th में भी एनएससीपी का कट ऑफ क्रॉस कर जाते हैं, लेकिन थोड़ा डिफिकल्ट होता है ना। तो मैं ये कहूंगा कि बहुत ज्यादा उस चीज की तरफ ज्यादा फोकस मत करना क्लास 11th में, क्योंकि मैंने जनरली देखा है कि एनएससीपी की तरफ फोकस करने से क्या होता है कि हम जेई एग्जाम की प्रिपरेशन पे भी बहुत ज्यादा एम्फेसाइज नहीं कर पाते, और हमेशा देयर इज नो शॉर्टकट। आप खुद सोचिए कि जो लोग पूरा सिलेबस कंप्लीट करके पेपर दे रहे हैं, तो आप उनके साथ वैसे भी कंपीट नहीं कर पाएंगे। तो यहां तक मैंने आप लोगों को फटाफट से सारी वो चीजें बता दी हैं। एक बार मैं यहां पर कंक्लूड कर रहा हूं, ध्यान से सुन लीजिएगा। होमवर्क एंड डिस्कशन विल प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, it play a very important role in your selection. You should have a two notebook, one for your class notes and one for the homework. In study material, we will provide a different kind of material like modules, ELP, special assignments, question bank. For the reference books that we have to follow, we should have a SCV, we should have a 11th class NCRT, and we should have a IE Erodo. IE Erodo अभी जरूरत नहीं पड़ेगी, आगे जब हमारा सिलेबस थोड़ा सा कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद इसकी जरूरत पड़ेगी। एंड आफ्टर दिस क्लासेस इस वीक में 2 अप्रैल से 8 अप्रैल के इस वाले अंतराल में आपकी मॉर्निंग में है, उसके बाद आपकी जो क्लासेस है वो इवनिंग में ही रहेंगी। इन अ वीक यू हैव अ either 3 or 4 classes. The duration of the class will be 90 to 120 minutes. ठीक है, फिजिक्स पढ़ने का सबसे बेहतरीन तरीका जो होगा वो क्या होगा, वी विल डेवलप द कॉन्सेप्ट, वी विल राइट डाउन द थ्योरी, वी विल एम्फेसाइज ऑन द डेफिनेशन, वी विल डीप डाइव इन ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट। ऐसा क्यों हो रहा है, हर चीजों को समझने की कोशिश करेंगे, बेसिक से स्टार्ट करेंगे, बेसिक लेवल के क्वेश्चंस करेंगे, धीरे धीरे लेवल को अप करेंगे, एकदम से सडन जंप नहीं करेंगे, बड़ी बड़ी बातें नहीं करेंगे, पहले बेसिक्स को अच्छा करेंगे और उसके बाद अच्छे क्वेश्चंस जो है वो आपको होमवर्क में दिए जाएंगे। देन वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास, दिस इज अ फंडामेंटल वे दैट वी आर गोइंग टू फॉलो। इसके अलावा कितने घंटे पढ़ना है, 1:1 का रेशियो है, 12 घंटे एकेडमिक्स को, 12 घंटे नॉन एकेडमिक्स को देना है। टाइम टेबल आपका खुद का होना चाहिए, किसी के टाइम टेबल को फॉलो नहीं करना है। और सिंपल सी बात है, हर दिन रात को सोने से पहले नेक्स्ट डे क्या क्या टास्क है, कौन कौन से टास्क आपको कंप्लीट करने हैं उसकी लिस्ट बनाइए, सुबह उठिए, चुटकी बजाइए और उन टास्क को कंप्लीट करने में लग जाइए। बोलो क्लियर। और इसी के साथ ये है लेक्चर्स का कोर्स फ्लो, यूनिट एंड डायमेंशन से सफर शुरू होगा और आगे टिल एसएचएम जाएगा टिल द एंड ऑफ द दिसंबर। ठीक है, आपको सॉफ्ट कॉपी प्रोवाइड कर दी जाएंगी। इफ यू हैव अ आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन तो उस केस में आपको मॉड्यूल्स की हार्ड कॉपी प्रोवाइड हो जाएगी। इसके अलावा जो ईएलपी, स्पेशल असाइनमेंट, ये सारे जो भी मटेरियल है इसकी सॉफ्ट कॉपी आपके इसी कोर्स में अपलोड कर दी जाएगी। गॉट इट? जस्ट टाइप 1 इन अ कमेंट सेक्शन। सर आई हैव अ 4.0 मॉड्यूल, एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम, यही मॉड्यूल है। सर क्या आपके मॉड्यूल अनअकैडमी के मॉड्यूल से अलग हैं? क्योंकि मेरे पास फिजिकल मॉड्यूल है, नहीं सेम मॉड्यूल्स होंगे। ठीक है सर, जो आप होमवर्क देंगे वो फेयर कॉपी में करना है या रफ? देखो रफ और फेयर कुछ नहीं होगा, एक ही कॉपी होगी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रफ एंड फेयर? देयर इज अ नो नथिंग। ठीक है, रफ और फेयर कुछ नहीं होता, एक ही कॉपी होगी। आप चाहे उसे रफ बोलिए या फिर आप उसे फेयर बोलिए, ठीक है। लेकिन जो भी आप होमवर्क कर रहे हैं उसे मेंटेन करिए। होमवर्क को मेंटेन करने से क्या होगा, आप जो भी मॉड्यूल सॉल्व कर रहे हैं उस मॉड्यूल के आप सॉल्यूशंस को अपने पास मेंटेन रखिए, क्योंकि आफ्टर 3 या 4 मंथ जब आप उस चैप्टर को रिवाइज करते हैं और मान लीजिए आपके पास मॉड्यूल या ईएलपी के किसी क्वेश्चन में आप स्टक हो गए, तो उस केस में क्या होगा, रेदर देन टू सर्च ऑन द गूगल या फिर आप पुरानी रिकॉर्डिंग देखेंगे, आपने अगर सॉल्यूशन मेंटेन किए हुए अपनी नोटबुक को खोलकर देखिए और उस नोटबुक में उसका सॉल्यूशन देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। डन? तो दैट इज ओवरऑल कोर्स फ्लो। इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ अ डाउट प्लीज आस्क मी। अब मैं इस समय आपके डाउट को एंटरटेन करूंगा। सर वी शुड बी वेट फॉर 5.0। ना ना बेटा 5.0 नहीं आएगा, 4.0 ही रहेगा, ठीक है। 4.0 इज द लेटेस्ट मॉड्यूल, ठीक है, 5.0 नहीं है। सर एसआरजी का एग्जाम कब होगा? बेटा अभी स्टार्ट तो होने दो, पढ़ाई करना तो शुरू करो।
है ना। ये देखो, ये सब चीजें अभी मत पूछो, दिस इज नॉट अ राइट टाइम टू आस्क, ठीक है। अभी आपका स्टार्ट भी नहीं हुआ है और यू आर आस्किंग सच काइंड ऑफ अ क्वेश्चंस, दिस इज नॉट अ राइट टाइम, ओके। सर स्टोर से मॉड्यूल खरीद सकते हैं, इसके रिगार्डिंग आप एक बार पीजे सर से पूछेगा, वो आपको ज्यादा अच्छे से इसमें गाइड कर पाएंगे, ठीक है। इसके रिगार्डिंग मेरे पास आइडिया नहीं है, ठीक। वैसे अगर आपके पास शायद नियर बाय कोई सेंटर है तो आप वहां से मॉड्यूल जरूर खरीद सकते हैं, ये मुझे पता है। सर खुद से मॉड्यूल रीड करना शुरू कर सकते हैं राइट नाउ। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अभी खुद से ज्यादा मत पढ़िए, लेकिन हाँ, अपने आप 9-10 क्लास का जो मैथ्स है, जो एल्जेब्रा है, उस पर आप वर्क करिए, उसको आप अच्छे से करते रहिए, उसमें कॉन्फिडेंस डेवलप करिए। अगली क्लास से जब मैं पढ़ाना स्टार्ट करूंगा, मैं आपको खुद बताता रहूंगा कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। सर स्टोर से मॉड्यूल ले सकते हैं, एक बार आप पीजे सर से पूछ लीजिएगा दोस्तों, इसके रिगार्डिंग मुझे आइडिया नहीं है, ठीक। सर अवेलेबल है ऑनलाइन स्टोर में, देखो रेहान ने बता दिया है ऑनलाइन अवेलेबल है, आप परचेज कर सकते हैं, ठीक है। स्टोर में जाकर के आप परचेज कर सकते हैं। सर मॉड्यूल हमें कब कंप्लीट करने होंगे, मैंने आपको पहले भी बताया था दोस्तों, जैसे जैसे चैप्टर चलता रहेगा मैं आपको बताता रहूंगा कब कौन सा मॉड्यूल करना है, कब कौन सा स्पेशल असाइनमेंट करना है। आपको खुद अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं करना है, दिस इज लाइक अ कंप्लीट मेंटरशिप प्रॉपर गाइडेंस प्रोग्राम, जिसमें आपको प्रॉपर बताया जाएगा कि किस दिन आपको कौन सी एक्सरसाइज के कौन से क्वेश्चंस करके आने हैं, कब ईएलपी करनी है, एवरीथिंग। आपको अपनी मर्जी से कुछ करने की जरूरत नहीं है, ओके डन। और बताइए, एनी काइंड ऑफ अ डाउट, प्लीज आस्क मी, आई एम हियर टू। सर 12th भी आप ही पढ़ाओगे भाई, अभी 11th तो पढ़ो, उसके बाद 12th की बात करेंगे, ठीक है। अभी 11th स्टार्ट नहीं हुई है एंड यू आर टॉकिंग अबाउट अ 12th, इज देयर एनी सेंस ऑफ दैट टर्म। सर क्या एससीबी बुक अभी खरीद लें, हाँ बेटा अभी खरीद सकते हो, एससीबी बुक आप खरीद सकते हो, नॉट अ इशू। यस यस। सर मेरे पास फिजिक्स गैलेक्सी है, कब और कैसे करना है, मैंने गलती से खरीद लिया है तो रखे रहने दो, अभी इसकी कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अभी रखे रहने दो, देयर इज नॉट अ राइट टाइम। सर एससीबी के सारे एग्जांपल्स करने होंगे बेटा, बताया तो थोड़ी देर पहले आपको, मैं खुद आपको बताऊंगा कि आपको कब कौन से एग्जांपल्स करने हैं, नहीं करने होंगे वो भी बताऊंगा, करने होंगे वो भी बताऊंगा। सर ऑल स्टडी मटेरियल विल बी इन द अपडेट सेक्शन, यस, जो आपका अपडेट सेक्शन में सारा का सारा स्टडी मटेरियल आपके लिए अवेलेबल रहेगा। सर एसआरजी बैचेस बनेंगे क्या ऑनलाइन में, ऑनलाइन में बनेंगे, लेकिन अभी नहीं बनेंगे, अभी टाइम है भाई, ठीक है। अभी आप पढ़ना तो स्टार्ट करिए, कोर्स के फ्लो को फॉलो तो करिए। और कोई एनी एनी अदर डाउट, प्लीज आस्क मी। सर सेल्फ स्टडी में अभी गैप कर लें, हाँ देखिए, सेल्फ स्टडी अगर आपको करनी है तो आप अपने 9-10 क्लास के कॉन्सेप्ट पे वर्क करिए, ठीक है। और आप अपने मैथ्स को सॉल्व करिए, मैथ्स में आप अच्छे क्वेश्चंस करिए, मैथ्स में आप ज्योमेट्री पे वर्क करिए। मैं इस समय आपको कहूंगा कि अपनी एनर्जी जो है वो अपने अलजेब्रा और मैथ्स को इंप्रूव करने में लगा दीजिए। सर क्या हमें कोटा आना चाहिए, देखिए सिंपल सी बात है, आ, मैं कहूंगा कि इफ पॉसिबल तो डेफिनेटली यू शुड गो फॉर ऑफलाइन क्लासेस इन कोटा, क्योंकि उनका भाई तोड़ नहीं है। क्योंकि देखो जो फिजिकल इंटरेक्शन होता है वो एक अलग लेवल का होता है, वो आप सभी को पता है ना। लेकिन हाँ ये है कि इफ यू आर अ सिंसियर, हाईली डिवोटेड, आपकी लाइफ में डिस्ट्रैक्शन नहीं है, घर में किसी भी तरह का डिस्टरबेंस नहीं है, तो आप उसे ऑनलाइन भी फॉलो कर सकते हैं। लेकिन देखो ऑफलाइन की बात अलग होती है, आप खुद सोचिए, आपको अगर डाउट पूछना है तो अभी टाइप करना पड़ेगा, लेकिन ऑफलाइन में क्या होता है, आप बोल करके पूछ सकते हैं, तो इंटरेक्शन काफी बेहतर होता है। ऑनलाइन में इंटरेक्शन थोड़ा कम होता है, लेकिन मैं फिर भी आपके साथ इंटरेक्ट करता रहूंगा। सर इंदौर सेंटर पे ट्रायल क्लासेस मिलती हैं बेटा, आई डोंट नो अबाउट द इंदौर सेंटर, मुझे सिर्फ कोटा के बारे में पता है। यस, एनीवन एल्स। सर क्या एसएससी बोर्ड के लिए अलग से एक दिन निकालना पड़ेगा क्या, जेई की संडे बताओ ना सर। एसएससी बोर्ड कौन सा बोर्ड होता है भाई,
फुल फॉर्म क्या है इसकी? अच्छा, स्टेट बोर्ड, ओके, महाराष्ट्र बोर्ड। ठीक है बेटा, अभी तानवी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बाद में एक्चुअली में क्या है कि जो बोर्ड का सिलेबस है और जो आपका जेई का सिलेबस है वो ऑलमोस्ट सेम है। तो राइट नाउ यू शुड नॉट कंसर्न अबाउट द एसएससी बोर्ड, ठीक है, वो पैरेलली आपका धीरे धीरे होता चला जाएगा। हाँ ये है कि जब भी आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद आप अपने एसएससी बोर्ड की जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं उनके आप क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व कर सकते हैं। सर क्या ऑनलाइन से टॉप रैंक नहीं आ सकती? बिल्कुल आ सकती है भाई, मैंने बोला ना, टॉप रैंक आपके ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है, वो ऑफलाइन या ऑनलाइन में डिपेंड नहीं करती। भाई आप ऑफलाइन हो तो भी आपको पढ़ना है, ऑनलाइन हो तो भी आपको पढ़ना है। अगर आप ये सोचते हैं आ सकती है, सब कुछ पॉसिबल है और आती है, हर साल आती है। कई सारे स्टूडेंट हैं जो ऑफलाइन से भी सिलेक्ट होते हैं, ऑनलाइन भी सिलेक्ट होते हैं। बस ये है कि ऑनलाइन में क्या है कि भाई तुम्हारे हवाले वतन साथियों वाली बात है, क्योंकि अब तुम, मुझे नहीं पता ना घर बैठ करके क्या कर रहे हो। देखो ऑनलाइन में क्या होता है ना, हमारे मन में डर थोड़ा कम होता है। जैसे अभी आपको ये बात पता है कि आपका भाई आरवाई अभी चाहकर की भी आपसे, मतलब आपको डांट सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकता। आप मान लो कल क्लास नहीं आए, आपने मान लो क्लास मिस कर दी, तो आपको पता है कि मैं तो कुछ कर नहीं पाऊंगा। लेकिन ऑफलाइन में क्या होता है, एक डर होता है कि भाई क्लास नहीं गए और अगले दिन क्लास गए तो पता चला सर ने हमें पकड़ लिया। समझ रहे हो मैंने क्या कह रहा हूँ? तो डर का माहौल रहता है ऑफलाइन में, इसलिए ऑफलाइन में थोड़ा हाई डिसिप्लिन रहता है। ऑनलाइन में क्या है, सेल्फ डिसिप्लिन आपको खुद ही डेवलप करना पड़ेगा। मतलब ऑनलाइन तो ऐसा है कि भाई आपके अंदर खुद मोटिवेशन है तो पढ़ लो, यहाँ पे कोई और आपको मोटिवेट नहीं करेगा। यहाँ पे आपकी क्लासेस होंगी, अगर आप नहीं कर रहे तो आपका कॉल है, आप होमवर्क नहीं कर रहे तो आपका कॉल है। अब इसमें मैं तो कुछ नहीं कर पाऊंगा, मुझे तो पता भी नहीं है आप क्या कर रहे हैं, क्योंकि आपको तो मैं देख भी नहीं पा रहा हूँ। आप, मुझे पता भी नहीं है आप कैसे दिखते होंगे। तो आंखों से आंखों का मिलन ही नहीं हो रहा, तो आपके मन में वो डर ही नहीं है। ऑफलाइन में क्या है, सामने बच्चा बैठा होता है तो उसको पता होता है कि यार अगर होमवर्क नहीं किया तो सर उठा करके फेंक देंगे बाहर अभी, ठीक है। हाँ बेटा, सिलेबस कंप्लीट होने के बाद प्रॉपर रिवीजन कराया जाएगा, ठीक है। सर क्लासेस क्या इवनिंग में होंगे? बेटा क्लासेस इवनिंग में होंगे, लेकिन अभी मैं टाइमिंग फ्रीज नहीं कर सकता हूँ। क्यों नहीं कर सकता वो मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि मेरे ऑनलाइन के अलावा, इस बैच के अलावा, मेरे बेटा मोस्ट ऑफ द बैचेस ऑफलाइन होते हैं, ठीक है। जैसे अभी मेरा ऑफलाइन में इसके बाद क्लास है, तो ऑफलाइन में आपको पता होगा कि जो टाइमिंग है वो इतना फिक्स नहीं होता, तो मैं अभी आपसे कमिट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अपकमिंग डेज में आपको बता दूंगा कि आपकी कब क्लासेस होंगी। जब क्लास हो कर लेना यार, आपको कहाँ जाना है, इतना क्यों पैनिक हो रहे हैं? सर एक दिन में कितनी क्लासेस होंगी, 2 या 3? मोस्ट ऑफ द टाइम 2 होंगी और कुछ टाइम 3 भी हो सकती है। मतलब ऐसा होगा कि वीक में 1 या 2 बार ऐसा होगा कि 3 क्लास होंगी, अदरवाइज 2 क्लासेस चलेंगी। सर ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों कर सकते हो, कर सकते हो, लेकिन इट इज क्वाइट डिफिकल्ट। एक साथ दो नाव में पैर रखोगे तो गारंटी है गिरना तय है तुम्हारा। ना ऑफलाइन पढ़ पाओगे ना ऑनलाइन पढ़ पाओगे, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको ऑफलाइन पढ़ना है तो आप ऑफलाइन पढ़िए, आप ऑनलाइन को एज अ सब्सटीट्यूट यूज करिए, ठीक है। अगर आपको ऑनलाइन पढ़ना है आप ऑनलाइन पढ़िए। अगर आप सोचेंगे कि ऑफलाइन भी पढ़ लेंगे ऑनलाइन भी पढ़ लेंगे, आप खुद सोचिए कि आप चीजों को कैसे बैलेंस करेंगे। मैं आप लोगों को दोस्तों यहाँ पे टेलीग्राम लिंक दे रहा हूँ, ठीक है। एक तो ये निम्बस बैच का आपको लिंक दे देता हूँ। नहीं सॉरी, ये लिंक तो अभी नहीं है मेरे पास, लेकिन मैं अपने टेलीग्राम का लिंक आपको दे देता हूँ, जिसपे सारे जेई एस्पिरेंट कनेक्टेड हैं, लास्ट ईयर के भी इस साल के भी। हाँ राघव, कर सकते हो आप, है ना, फॉलो कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। आपको तो जरूर करना चाहिए क्योंकि आपके पास तो सफिशिएंट टाइम है, आगे आपको इसमें हेल्प मिलेगी, ठीक। भावना ऐसे क्वेश्चन ना ऐसे चैट में नहीं पूछते, ठीक। नहीं, 27 28 सारे जेई एस्पिरेंट फॉलो कर सकते हैं, ठीक है।
दिस इज अ लिंक, जिन लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है वो इस लिंक को ज्वाइन कर लीजिएगा। दिस इज अ कॉमन प्लेटफॉर्म जिसके थ्रू मैं आपको कम्युनिकेट करता हूँ, ठीक है। चलिए, ओके, थैंक यू सो मच गाइस। आई होप सो कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। और इन द नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद यूनिट एंड डायमेंशन, और मैं चाहूंगा कि आप लोग बिल्कुल हाईली डिसिप्लिन रहें। मॉर्निंग में अभी 8 बजे क्लास रहेगी दोस्तों, और मेरा उम्मीद है कि आप लोगों के सारे डाउट्स इस समय क्लियर हो चुके हैं। सर एरर चैप्टर दोस्तों अभी नहीं पढ़ाया जाएगा, बाद में पढ़ाया जाएगा, ठीक है। जो बताया गया वही अभी पढ़ाया जाएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर।